पूरी की पूरी रामायण के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है? श्री राम का। ना उनको वनवास होता, ना वो जाते, ना वहां पे रावण की डेथ होती, ना फिर उसको दोबारा किसको वहां पे राजपाट संभलाते? विभीषण को। ना वो अगर वापस आते तो भारत के अंदर क्या नहीं बनती? दिवाली। पर ये जो सब वनवास हुआ, ये सब हुआ, ये पूरी पूरी की रामायण हुई, स्टार्ट कहां से हुआ? सोचो स्टार्ट कहां से हुआ। मैं आज आपको बताता हूं मेन इंपॉर्टेंट चीज। टॉपिक तो ज्योग्राफी है पर फाउंडेशन जानना बहुत जरूरी है। महाराजा दशरथ थे। जब आप राजा बन जाते हो तो आपको क्या बोलते हैं? महाराजा। पर जब आपके ऑलरेडी फादर जिंदा हैं और अगर आपको राजपाट नहीं संभलाया तो फिर आपको बोलते हैं युवराज। क्या बोलते हैं? युवराज, कुंवर, जो भी। तो जब वो युवराज थे, यानी जब उनके फादर राजा थे, तो वो ऐसे बाहर जा रहे थे कहीं पे हंटिंग के लिए, दशरथ जी। ठीक है। जब वो यंग थे, जब उनकी शादी वादी भी नहीं हुई थी, तो पुराने टाइम पे ये राजा महाराजे हंटिंग भी करते थे। गुड मॉर्निंग मुस्कान। तो फिर क्या हुआ, एक दिन वो जा रहे थे, रात के टाइम पे उन्होंने स्टे किया। हंटिंग करते टाइम पे उनको ऐसा लगा कि झाड़ी के अंदर कुछ तो मूवमेंट हो रखी है ना। तो हमेशा ही ऐसा होता था, उन्होंने ऐसे तीर चला दिया ये सोच के कि झाड़ी के अंदर कौन होगा? कोई हिरण। और जैसे उन्होंने तीर चलाया तो फिर वहां से चीख आई जोर से, और वो चीख तो ऐसी लगी जैसे किसी की इंसान की है। अंदर पहुंचे झाड़ी के अंदर, उन्होंने देखा तो झाड़ी के पास में से छोटा सा पानी का सा कुंड सा था। ठीक है। पानी बहुत बड़ा होता तो तालाब बोल देते हैं, छोटा सा होता है तो कुंड सा बोलते हैं, पॉन्ड टाइप, पॉन्ड। ठीक है, लेक और पॉन्ड। तो वहां पे उन्होंने देखा कि अरे तो मैंने तीर लगा दिया, और तीर लगा दिया श्रवण कुमार को। किसको लगा दिया? श्रवण कुमार को तो जानते होंगे, वो जिसके माँ बाप अंधे थे। वो उनको पूरा ऐसे उठा के जगह जगह लेके जाता था। तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो मुझसे इशू हो गया, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। श्रवण कुमार बोलते हैं कि भाई मेरे माँ बाप अंधे हैं, वो प्यासे बैठे हुए हैं, तुमने मुझे मार दिया, उनका मैं इकलौता सहारा था। अब तुम एक काम करो, मैं तो मर ही रहा हूं, हाथी में तो बांध डाल ही दिया मेरे। एक काम करो, मेरे माँ बाप को जाके पानी प्लीज पिला देना। महाराज दशरथ पहुंचते हैं फिर वहां पे पानी लेके। तो फिर अब वो भले ही ब्लाइंड होंगे, लेकिन पर छूने से तो एहसास हो जाएगा ना हमारा बच्चा है कि नहीं। फिर बताते हैं कि मैं दशरथ हूं, ये बोले वो सब तो ठीक है, हमारा बेटा कहाँ है? मुझसे गलती से आपके बेटे की डेथ हो गई। बेटे की डेथ कैसे हो गई? मैं शिकार कर रहा था, मुझे लगा हिरण है, और मैंने उसको मार दिया। ये सुनते ही कि उनका बेटा खत्म हो गया है, उनकी मम्मी की तुरंत डेथ हो गई। तुरंत ही। किसकी? श्रवण कुमार की मदर की। अब श्रवण कुमार के पापा भी बोले बोले अब जब मेरी वाइफ भी नहीं रही, मेरा बेटा भी नहीं रहा, तो मैं अकेला जी के ही क्या करूंगा अंधा, मेरा कौन सहारा होगा। पर बोले जाते जाते मैं तुझे एक श्राप दे के जाता हूं। क्या दे के जाता हूं? श्राप। वो गरीब निर्धन आदमी, जो बिल्कुल, जिसके बिल्कुल चक्षु है ही नहीं, आंख ही नहीं है, वो श्राप दे के चला जाता है किसको? दशरथ को। कि जैसे मेरे जीवन के अंदर पुत्र स्नेह और पुत्र मोह तूने छीन लिया, तेरे जीवन में तुझे भी पुत्र मोह नहीं मिलेगा। जैसे ही फिर दशरथ क्या बनते हैं? महाराजा। भूल जाते हैं इस एपिसोड को। और जब वो बड़े होते हैं और श्री राम का मस्त अभिषेक करने वाले होते हैं, कि मतलब यहां से आगे तू राजा है, उनको तो क्या बोल देती है माता कैकेयी? वनवास। तब उनको याद आता है कि बोले कैकेयी ये तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा जो भी हो रहा है, ये मेरे ही खुद के कोई पुराने कर्म थे जो आज मेरे पास रोटेट होते हुए आए। कि देखो आज जो मेरा सबसे प्रिय बेटा था कौन? राम। राम ही चला गया। और जैसे ही श्री राम छोड़ के चले जाते हैं अयोध्या, हफ्ता भर भी नहीं होता है और महाराज दशरथ का क्या हो जाता है? वो दोबारा पहुंच भी नहीं पाते हैं उनके पास में। तो हिंदू रीति रिवाज में क्या होता है, जो भी फादर होते हैं उनका जो भी सबसे बड़ा सन है वो उनको क्या दे? मुखाग्नि दे। राम मुखाग्नि भी नहीं दे पाए। किसको? दशरथ को। तो वही चीज है, लाइफ की कोई एक छोटी सी अगर आपसे मिस्टेक हो जाए, चूक हो जाए, कोई एरर हो जाए, वो आपको पूरी लाइफ भर क्या लेके चलती है? एज अ ब्लंडर। एक यूपीएससी एस्पायरेंट की लाइफ में सबसे बड़ी चूक, सबसे बड़ा ब्लंडर क्या हो सकता है? चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शनल। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई अगर एक ही चीज है तो फिर वो यही है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चूज करो। अब देखो सिनेरियो बिल्कुल अलग है। वहां पूरी की पूरी रामायण बन गई थी, किसके चक्कर में? उस एक चूक के चक्कर में। काश उन्होंने देख लिया होता है झाड़ी के नीचे कौन है, तब उन्होंने उसको आराम से मारा होता। हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में, ऑनलाइन इधर उधर, या किसी यार दोस्त से अगर किसी की बातों में प्रभावित हो गए कि अच्छा ये अच्छा है वो अच्छा है,
इसका सिलेबस छोटा है, इसका सक्सेस रेट ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप शॉक हो जाओगे जान के, सिंधी लिटरेचर, मैथिली लिटरेचर, इनके 100% सक्सेस रेट है। 100% सक्सेस रेट मतलब कि जितने बच्चों ने मेंस लिखा उन सबका क्या हुआ, सिलेक्शन। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर उसमें 100% सिलेक्शन रेट है तो फिर आप लोग भी ऐसे कन्नड़ लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब जिसने कन्नड़ ली होगी वो बचपन से ही क्या बोलता जा रहा होगा, कन्नड़। चेक करने वाला भी कौन होगा, कन्नड़ी। तो वो तो चाहेगा ऐसा वाला बंदा भी सामने आए। हम हमारी जर्नी के अंदर एक ऐसा डिसीजन ले कि हमारी ये जो एरर है ये एरर ना हो, और यहां से आने वाला जो भी पूरा का पूरा हमारा लाइफ है वो बिल्कुल स्मूथली चला जाए। इसी के ऊपर बस एक ऊपर ऊपर से आज हमने एक वर्कशॉप रखी है, किसकी, ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में दो तीन चीजें। किसी भी ऑप्शनल को चूज करने से पहले आपके दिमाग में दो चार चीज होनी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी ऑप्शनल। ठीक है, आज के संदर्भ में जो अगर वो ऑप्शनल का नाम क्या है, ज्योग्राफी। कोई भी ऑप्शनल हो, आप उसके अंदर ये चेक करो कि उस ऑप्शनल का कवरेज कितना है। कवरेज इन द सेंस कि अगर मेरे जितना भी जो सिलेबस है जीएस का, उसका ये कितना कवर कर रहा है। सपोज करो अगर वही बात है जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप मैथमेटिक्स ले लो, क्या ले लो, मैथमेटिक्स अच्छा सब्जेक्ट है, कनिष्क कटारे भी रैंक 1 में आया था। पर अगर आप मैथमेटिक्स लोगे तो आपको वो ऑप्शनल भी पढ़ना है और अलग से सारे के सारे बाकी के और भी क्या पढ़ना है आपको, जीएस सब्जेक्ट्स। ओवरलैप नहीं हुआ। ओवरलैप से ये मतलब है कि ऐसा कुछ काम हो जाए कि मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ूं और बाकी सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत उतनी ना हो, तो डुप्लीकेशन बच जाएगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई ऑप्शन ले लिया, जैसे ज्योग्राफी है तो जीएस भी ले लिया फिर ऑप्शन भी ले लिया। जरूरी नहीं अगर आपने ऑप्शन लिया तो फिर आपको ज्योग्राफी जीएस लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का पीएसआई आ रहा है तो उसने क्या ले लिया, पॉलिटी, तो क्या उसको अलग से जीएस की पॉलिटी लेने की जरूरत है, नहीं, उसका वो कवर हो गया। तो ऐसा वो कौन सा सब्जेक्ट हो जिसको मैं ले लूं तो मैक्सिमम छोटे छोटे सब्जेक्ट कवर हो जाएं। बात समझ में आया। उसके अंदर सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम ओवरलैप होता है वो किसका होता है, ज्योग्राफी का। वो मैं आपको बताऊंगा आज कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिस्ट्री ही लेंगे तो फिर आपका जीएस 1 में सिर्फ और सिर्फ क्या कवर होगा, हिस्ट्री। ज्योग्राफी में आगे मैं आपके पास में लेके आया। फिर कौन से बैकग्राउंड वाला बच्चा है जिसके लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट बना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हिस्ट्री है, साइंस वाला बच्चा उसको लेने में थोड़ा सा इश्यू आएगा क्योंकि उसने आज तक तो हिस्ट्री पढ़ी नहीं है। कॉमर्स वाला वो भी उसको नहीं समझ पाएगा। ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है आप देखोगे जिसके अंदर आर्ट्स भी आता है और साइंस भी। विश्व में सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आर्ट्स भी, जिसको आर्ट्स में भी काउंट करते हैं और साइंस में भी काउंट करते हैं, और वो है सिर्फ और सिर्फ, एक है ज्योग्राफी और एक है मैथ्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने एमटेक किया, एमटेक करने के बाद में मैंने इसको मेरा ऑप्शन ले लिया, तो मेरे इंटरव्यूज के लिए और उस सब काम के लिए मैंने एमएससी कर लिया है, किसके अंदर, ज्योग्राफी। तो जो मेरी मार्कशीट आई थी ना ज्योग्राफी की, उसके ऐसी आई थी MA/MSc, आगे क्या लिखा हुआ था, ज्योग्राफी। अब सोचो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड का होके मैंने क्या कर लिया, ज्योग्राफी। अच्छा किसी ने बीए भी किया होगा और उसने अगर ज्योग्राफी किया होगा तो उसकी मार्कशीट में MA/MSc नहीं आएगा, उसकी मार्कशीट में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, MA ज्योग्राफी। क्योंकि जो उसका बैकग्राउंड था ऑलरेडी वो किसके अंदर था, आर्ट्स। मेरा बैकग्राउंड किसके अंदर से था, साइंस। तो मुझे मिला MA/MSc। अगर मैं साइंस बैकग्राउंड से फ्यूचर में पॉलिटी भी लेना चाहता तो पॉलिटी में भी यही आता, क्या, MA पॉलिटी। कभी भी स्लैश करके क्या नहीं आता, MSc, बिकॉज ज्योग्राफी इज द कन्फ्लुएंस ऑफ बोथ, इट इज द कन्फ्लुएंस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। तो आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, दोनों के लिए ही बेटरमेंट रहता है कौन सा सब्जेक्ट, ज्योग्राफी। तो आपका चाहे कोई सा भी बैकग्राउंड रहा हो तो आपके लिए कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल आर्ट्स क्या होता है, जनरली आर्ट्स के अंदर चीजें आती हैं जो थ्योरेटिकल होती हैं। क्या होती हैं, थ्योरेटिकल। जैसे मैक्सिमम आपके जो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या आती हैं, थ्योरीज। साइंस के अंदर क्या आ जाएगा, साइंस के अंदर आ जाता है थोड़ा सा एप्लीकेशन वाला पार्ट। क्या आ जाएगा उसका, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बोल लो या फिर उसको बोल लो कि वो सब्जेक्ट कितना प्रैक्टिकल है। जैसे सपोज करो बारिश हुई, तो बारिश अपने आप में आर्ट नहीं हुई, बारिश अपने आप में हो गई साइंस। इवेपोरेशन होगा, पानी ऊपर की तरफ जाएगा, ठंडा होगा, जैसे ही ठंडा होगा फिर दोबारा से क्या हो जाएगी, रेनफॉल। पर हम रह किस पे रहे हैं अभी, धरती पे। अब ये धरती कैसे बनी,
तो कुछ ज्योग्राफर्स बताते हैं कि धरती बनी बिग बैंग से, मतलब ऐसा कोई बड़ा सा धमाका हुआ और तब आगे सबने मान लिया चलो आपकी बात सही है, पर वो धमाका कैसे हुआ, कहां से हुआ, किसी को भी कुछ नहीं मालूम। जब किसी को कुछ भी नहीं मालूम तो वो सब्जेक्ट क्या हो जाता है हमारा, आर्ट्स। थ्योरेटिकल यानी एक वर्ड आ जाएगा हाइपोथेसिस, वो चीज जो अब तक प्रूवन नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो अब तक प्रूवन नहीं है, उनको तो अपन किसके अंदर डाल देंगे, आर्ट्स में। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमारे पास में पता है कि हाँ भाई ये इसका सोल्यूशन है, वो किसके अंदर आ जाएगा, साइंस में। इस सब्जेक्ट के अंदर ये दोनों ही चीजें, इसीलिए आप देखोगे कि जब भी मार्क्स स्कोरिंग की बात आती है तो आप किसी भी साल का ले लो, मैक्सिमम जो हाईएस्ट मार्क्स भी अगर बाकी ऑप्शन से भी कंपैरिजन में लेके आता है तो वो जनरली कौन सा बंदा लेके आता है, ज्योग्राफी वाला। ह्यूमैनिटीज के बाकी सब्जेक्ट में इतना स्कोर करना मुश्किल है, इस वाले सब्जेक्ट में इतना स्कोर करना कैसे आसान है, बिकॉज इट इज द कन्फ्लुएंस ऑफ बोथ आर्ट्स और साइंस। बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, या तो आर्ट्स हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ क्या है, साइंस। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर फिजिक्स ले ली तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइंस है, उसमें आर्ट्स नाम का तो कुछ है ही नहीं। यहां पे सबका बैलेंस है। फिर दूसरा इसका और फायदा क्या है, मैपिंग और डायग्राम मैक्सिमम कर सकते हो आप इसके अंदर, किसी और सब्जेक्ट के अंदर आप इतनी मैपिंग और डायग्राम नहीं कर सकते, कोई सा भी ऑप्शनल ले लो। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि उस दिन आपको ऑलमोस्ट सेम डे कितने पेजेस लिखने होंगे, किसी को आइडिया है मेंस के अंदर कितना पेज लिखना होता है? मेंस के अंदर लगभग आपको 4000 वर्ड्स लिखने हैं। कितने वर्ड्स लिखने हैं, 4000। आपके पास में 10 मार्कर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 10, और 15 मार्कर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 10। 10 मार्कर वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनकी वर्ड लिमिट कितनी होती है, 150 वर्ड्स। 15 मार्कर वालों की कितनी वर्ड लिमिट होती है, 250 वर्ड्स। अब मल्टीप्लाई करो 150 वर्ड इंटू 10, क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं इसके, 10। 150 इंटू 10 कितने हुए, 1500। इसके भी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 250 इंटू 10 2500, यानी 2500। 2500 और 1500 कितने हो गए टोटल वर्ड, 4000। आपको 4000 वर्ड लिखने हैं कितने टाइम में, 3 आवर्स में। ये मेंस है। और स्कोर किससे बनता है, प्री से या फिर मेंस से, मेंस से। प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, आरएस वाली परीक्षा में आपको सिर्फ 2500 वर्ड्स लिखने हैं 3 घंटे में, और आईएएस में 4000 वर्ड्स। अच्छा, दूसरा इशू क्या है, ये तो था सिर्फ पेपर 1, 2 घंटे के गैप के बाद में फिर से क्या होगा, पेपर 2 सेम डे, फिर से आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं, 4000। एक दिन में 8000, फिर अगले दिन फिर कितने, 8000। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, और ऐसे उंगली टेढ़ी कर लो अपनी लिख लिख के। इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि अगर आपके पास में वहां पे 2 पेज आए हुए हैं, अब एक तो ये बच्चा है कि इसके अंदर पूरा का पूरा लिखता जाए, एक बच्चा ये है कि इसके अंदर ऐसा छोटा छोटा सा बार बार क्या बना दे, कोई ना कोई मैप। तो मैप की वजह से क्या होगा, एक तो जगह भी घिर जाएगी, एक आपका काम भी हो जाएगा, और आपको लिखना पड़ेगा कम कम लिखना पड़ेगा। इसका मतलब आप मैक्सिमम क्वेश्चन को कर सकते हो, वरना वहां क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चंस छूट जाते हैं। अब जिसका पेपर ही छूट गया फिर उसका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। तो ज्योग्राफी के अंदर जो आपको सबसे बड़ा एज मिलेगा, वो एज मिलेगा आपको मैपिंग का और डायग्राम, हर ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर। क्योंकि देखो ये जो मैंने आपको स्कोर्स दिखाए अभी आगे, आप किसी से भी, जैसे एक टाइम पे ऐसा था, आप 2015 से पहले उठा के देखो, सारे के सारे जितने भी लोग थे सारे के सारे किससे आते थे, पबैट से, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आते थे। अब एक चीज कॉमन नोट करना, पास्ट में बहुत पहले हिस्ट्री में भी मार्क्स आते थे, दिख रहा है, वो टाइम था बहुत पुराना, और जितने हिस्ट्री में आते थे पैरेलल हमेशा ही उतने हाईएस्ट हमेशा किसमें आए, ज्योग्राफी में। हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में एक चीज कॉमन है जो मैं आपको बताऊंगा कैसे, पर हमेशा देखो जो कंसिस्टेंटली स्कोर आया है मैक्सिमम सब में से सबसे ज्यादा, वो हमेशा किसका आया है, ज्योग्राफी। ये फैक्ट्स हैं। अब ऐसा क्यों हो पा रहा है कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पेपर किया और सोचो वहां पे अगर 20 क्वेश्चंस आए हुए हैं और आपसे कोई अगर एक क्वेश्चन ही छूट गया, आपको मार्क्स थोड़ी उसके अंदर मिल पाएंगे। आ जाओ, आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है। अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन भी छूट गया, इसका मतलब आप ऑलरेडी रैंक में क्या हो जाओगे, पीछे। दूसरी बात, ये जो 20 क्वेश्चन आपने लिखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया मैपिंग, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया था
और हर साल ऐसे तमाम क्वेश्चन आते हैं। शायद मैंने कभी पास्ट वाली क्लास में बताया भी होगा कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का क्या इंपॉर्टेंस है एंशिएंट इंडिया में। आप वहां पे मैप बना सकते हो कि यहाँ पे जा रही है आईवीसी, यहाँ पे जा रहा है महाजनपद। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हर साल ही आता रहता है कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं इंडिया के अंदर, वो अपनी लोकेशन क्या कर रही हैं, शिफ्ट। आगे लिखा हुआ है इलेबोरेट, बताओ कैसे। अब मैंने उस साल बच्चों को देखा कि बहुत सारे बच्चे ना उसको पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज पहले यहां होती थी, अब इंडस्ट्रीज वहां होती हैं। अब ये से घबराओ मत, क्योंकि अभी तक तो अपन ने इंडस्ट्रीज पढ़ी ही नहीं है। मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन वहां पे कैसे आता है। अब एक तो ये बच्चा है जो पेज पे लिखे कि अर्लियर इंडस्ट्रीज यहां होती थी, यहां पे इंडस्ट्रीज यहां होती हैं, इंडस्ट्रीज क्या हो गई, शिफ्ट। एक दूसरा अच्छा तरीका क्या है कि आप चुपचाप लो और ये क्या बना दो कि इसका इंडिया का मैप। इंडिया का आपने जैसे मैप बनाया, आपने यहीं पे ही आके हाईलाइट कर दिया। ये था पुराना वाला रीजन, यहां पे था छोटा नागपुर प्लेट्यू। पुराने टाइम पे इंडस्ट्रीज होती थी यहां पे मेंशन कर दिया एक दो इंडस्ट्री का नाम, और फिर यहां से एरो बना के शिफ्ट कर दिया इधर गोवा में साइड, कर्नाटका में साइड, वाइजैक की साइड ये, और इधर लिख दिया न्यू लोकेशन, उधर लिख दिया ओल्ड लोकेशन, इधर क्या लिख दिया, न्यू लोकेशन। वो वाला अब ऐसे सोचो कि तुम एक एग्जामिनर हो। तुम कौन हो, एग्जामिनर। तुम्हें दिन में दुनिया भर की कॉपी पढ़नी है बच्चों की, और हर कॉपी की वैल्यू है 170 रुपए। अब मैं उस बच्चे को 0 नंबर दूं चाहे 150 में से 150, मेरे तो पैसे फिक्स हैं। पैसे कितने, 150। वो तो बस अपना ड्यूटी करना है। जैसे मेरी ड्यूटी अभी क्या है, तुम लोगों को पढ़ाना, घर जाके नोट्स को रिवाइज करने की ड्यूटी किसकी रहेगी, तुम्हारी। वैसे सिमिलरली तुमने अपने जो क्लास में जो नोट्स लिख के देखे, तुमने जहां पे जो भी लिख दिया वहां पे, बस उसकी ड्यूटी है कि मुझे बस इसको नंबर देने हैं। अब इमेजिन करो वो बार बार इसको पढ़ेगा, उसको ज्यादा इसमें जोर आएगा, फिर इसमें जोर आएगा। उसका काम आसान कर दिया आपने, खुश हो जाएगा कि मेरी मेहनत कम हुई। सिमिलरली मेरी मेहनत कब कम होगी, जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम टेस्ट में अच्छा स्कोर करोगे, मुझे कम समझाना पड़ेगा, तो मेरी मेहनत क्या होगी, कम। सिमिलरली सोचो उसकी मेहनत क्या होगी, कम। और जब उसकी मेहनत कम होगी तो तुमसे ज्यादा खुश होगा, ज्यादा नाराज होगा। पहली बात, वो ज्यादा खुश हो गया। दूसरी बात क्या है कि आपने कॉपी के अंदर एक नया किया इनोवेशन, कुछ ऐसा काम किया जो आपने हटके किया। एक एडमिनिस्ट्रेटर ही क्या होता है, जो अब तक चलता आ रहा है उसी को चलाना नहीं, चेंज लेके आना। क्या लेके आना, हर वो आदमी जो किसी ना किसी तरीके से कॉपी में अगर चेंज भी लेके आ रहा है, वही अपने आप में एक सच्चा एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। और इसका दूसरा एडवांटेज क्या है, एक तो क्या है, आपने कॉपी के अंदर क्या लेके आ गए, चेंज। दूसरी चीज, आपने जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है, उसका जो लोड है, वो लोड क्या कर दिया, कम। आपने अपनी कॉपी के अंदर नया किया एक इनोवेशन। तो इन सारी की सारी चीजों का क्या आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। दूसरी बात, जितना ज्यादा मैप बनाओगे, मैपिंग की वजह से आपको राइटिंग वहां पे लिखना पड़ेगा कम। जितना कम लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। किसी भी ऑप्शन में आप मैप यूज ही नहीं कर सकते कहीं पे भी। अगर आपको एक बार मैप बनाना आ गया तो आप कहीं पे भी ठूंस दोगे। मेरे टाइम पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था हिस्ट्री का कि इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कहाँ है। अब हर एक स्टेट के अंदर कोई ना कोई एक होता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। मैंने इंडिया का मैप बना दिया और वहां पे उनका नाम लिख दिया। अब एक तो ये था कि उनको आप लिखो पैराग्राफ में, और एक है आपने छोटा सा मैप बना दिया, लिख दिया। और क्वेश्चन किसका था, हिस्ट्री का, कि एंशिएंट टाइम पे जो ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर थे वो कौन से थे। पर मैंने उसके अंदर नॉलेज कौन सी डाल दी, ज्योग्राफी। एक क्वेश्चन आया कि जो फेडरलिज्म हो रहा है इन दिनों, वो थोड़ा सा असिमेट्रिक है। क्या है, इंडिया का मैप बनाया और इंडिया के मैप के अंदर शेड कर दिया ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन, इधर कर्नाटका वाला रीजन और आंध्र वाला रीजन। ये आर्टिकल किसके अंदर आते हैं, 371। इनको अलग से पावर दे रखी है। फेडरलिज्म तो वो होता है जिसके अंदर सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन पावर इक्वल हो। असिमेट्रिक मतलब इक्वल नहीं हो। मैंने शेड कर दिया इंडिया के अंदर कहां कहां है असिमेट्रिक। तो पॉलिटी के अंदर भी मैंने क्या बना दिया, मैप। और उसको दिख गया कि हाँ, इसको पता है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं। क्योंकि कोई बच्चा अगर पॉलिटी पढ़ेगा तो उसको तो पता ही होगा आर्टिकल 371। और तुम शॉक हो जाओगे, ये पॉलिटी की चीजें भी हमारे सिलेबस में आएंगी अभी आगे। तो ये जो सबसे बड़ा एडवांटेज है अभी तक किसी भी ऑप्शनल का, वो क्या था, सबसे नंबर 1, मैक्सिमम तो क्या होता है, ओवरलैप। नेक्स्ट क्या था, कॉन्फ्लुएंस है किसका,
आर्ट्स का और साइंस का। मैपिंग और डायग्राम, इसके अपन ने अलग अलग फायदे देखी दिए। नेक्स्ट क्या है, सक्सेस रेट ऑफ ऑप्शनल। हर साल मिनिमम से मिनिमम 100%, 100 से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन इसी में रहता ही रहता है, कभी भी उठा के देख लेना। एवरग्रीन सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कोई कभी टॉप पे है, कोई कभी बॉटम पे है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जब से आया तब से लेके चल ही रहा है और इसके हर साल कंसिस्टेंटली रिजल्ट आते ही आते हैं। वाई? क्योंकि वही ऊपर वाली चीज है, मैक्सिमम ओवरलैप। इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ आर्ट्स एंड साइंस। तो कोई भी, जैसे मैं साइंस में एमटेक करके आया, अब मैं पूरा ही पूरा जीवन अगर मैं थ्योरीज को पढ़ने में लगाऊंगा, क्या मैं सोशो पढ़ूंगा, क्या मैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी पढ़ूंगा? इसके अंदर थोड़ा बहुत दिमाग चल जाएगा, आधी चीज, या कुछ सॉइल आता है, कुछ वेजिटेशन आता है, कुछ ह्यूमंस भी आते हैं, सबका क्या हो जाएगा इसके अंदर कॉम्बिनेशन। किसी क्वेश्चन में कुछ ना आते हुए भी मैं कुछ गप मार सकता हूं। ऐसा एक ही ऑप्शनल है गप मारने लायक, वो कौन सा है? ज्योग्राफी। और वो क्यों है? क्योंकि वहां पे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जो अब तक प्रूव नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ, अर्थ का कैसा फॉर्मेशन हुआ अब तक प्रूवन नहीं है, आप उसमें गप मार दो कि क्या मालूम वो डस्ट पार्टिकल कहां से आएगा, कोई दो स्टार कोलाइड किए होंगे, तुम अपनी थ्योरी बना दो और वो तुमसे नाराज भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खुद उसको भी आंसर नहीं मालूम, क्योंकि उस चीज का कोई आंसर है ही नहीं, तो वो आपको जीरो तो देगा ही नहीं। इसीलिए एवरग्रीन सब्जेक्ट्स के अंदर आता है। नेक्स्ट चीज, कोई भी ऑप्शन क्यों लेना चाहिए? रूट्स विद द टीचर। जनरली क्या होता है, हम ऑप्शनल को ले लेते हैं कि हमारे दोस्त ने क्या लिया, वो स्कूल टाइम पे चल जाता था, और मैक्सिमम बच्चों ने स्कूल टाइम पे यही ब्लंडर कर लिया। अगर किसी को आर्ट्स पसंद थी तो उसने साइंस ले लिया, क्योंकि उसका फेवरेट दोस्त क्या ले रहा है? साइंस। अब तो करियर की बात आ रही है, करियर में दोस्त तो इंपॉर्टेंट है ही है, दोस्त से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टीचर। मैंने ऑलरेडी 180 बच्चों को पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम बच्चों का अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं निकल गया। अब इशू क्या आता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो 3 ईयर वाले बैच होते हैं, वो होता क्या है? 3 ईयर। तो 3 ईयर वाले बैच का अटेम्प्ट कब आएगा? 3 साल बाद। अभी तक एक बच्चा ऐसा है जो मेरा सबसे पहले वाला, जो सिर्फ 18 बच्चों का स्टूडेंट था, उसमें से एक आईएफएस है, पर ये भी अपने आप में देखोगे तो सक्सेस रेट से कम नहीं है। मैक्सिमम का सीडीएस भी निकला हुआ है, एक आध का भी जब लास्ट वाली क्लास चल रही थी मैंने क्लास में दिखाया था, एक का जियो साइंटिस्ट भी आके निकला, और अभी इसी साल लास्ट वाले ऑप्शनल बैच से 5 बच्चों का प्रीलिम्स भी निकला। अब इससे क्या पता चलता है कि अगर ऑल ओवर इंडिया लगभग अगर 10 लाख बच्चे इस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, तो प्रीलिम्स कितने बच्चों का क्लियर हो रहा है? ऑलमोस्ट 10,000। ये कितना परसेंट हुआ? 1%। 1% सिलेक्शन रेट। अगर मेरे पास 40 समथिंग बच्चों का ऑप्शनल बैच है लास्ट टाइम, और उसके अंदर से अगर मैंने 5 बच्चे निकाल भी दिए, तो ये कितना परसेंट हुआ? ये मेरी परसेंटेज थोड़ी सी वीक है, मैथ 6-7% हो गया होगा लगभग। हुआ कि नहीं हुआ? है क्या? हो गया कि ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया। कितना? कितना हुआ? एक से तो ज्यादा ही होगा ये। हेलो बेटा, अभी 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 क्लास में है ना, करता हूं। इन शॉर्ट ऐसे मान लो अगर ये 50 बच्चे हैं, कितने हैं ये? 50 में से अगर 5 भी निकले होंगे तो कितना परसेंट सिलेक्शन हो गया? 10। ओवरऑल फिगर देखोगे तो हाँ, फिगर तो कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास क्राउड भी तो कम था। क्योंकि क्या होता है, जितना आपके पास में क्राउड होता है, आप उस पर उतने ज्यादा टाइम एनर्जी भी लगाते हो। लास्ट टाइम हर बच्चे को, क्योंकि यहाँ पे होता था कंपलसरी आंसर राइटिंग, एक एक बच्चे का देखता था, आंसर राइटिंग होता था, और रात के 1-1 2-2 बजे तक ग्रुप एक्टिव रहता था। इकलौता ग्रुप होगा शायद वो, जिसमें हर रोज बच्चे आंसर पहले पोस्ट करते थे। क्योंकि आपके मार्क्स तब तक नहीं आएंगे जब तक आप क्या प्रैक्टिस नहीं कर लोगे? आंसर राइट। और आंसर राइटिंग सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही नहीं होता। अब जब बच्चे कम रहेंगे तो उन पे ज्यादा मेहनत रहेगी, और वो एक एक बच्चे का मुझे पता होता है इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, उस हिसाब से उसकी क्या होती है यहाँ पे? मेंटरशिप। ऑनलाइन वाले बैचेस में क्या होता है? टीचर आया, टीचर पढ़ा के चला गया, क्लास ओवर। और यहाँ पे तो शायद कुछ एक बच्चे जानते भी होंगे कि जब मेरा यहाँ पे मैं बैच भी छोड़ के आता हूँ तो मेरे पास पुराने ऑप्शन वाले बच्चे वैसे भी आते रहते हैं और मिलते रहते हैं, वो लूप कभी छूटता नहीं है। अल्टीमेटली टीचर से आपका कनेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर से 1-to-1 कनेक्ट, यहाँ मतलब यहाँ ऑनलाइन नहीं, ठीक है? अगर आप ऑनलाइन भी इस कोर्स को ले रहे हो या फिर कहीं पे भी कुछ कर रहे हो, तो ये तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि एक ना एक वीकडे में आपको इन पर्सन तो उसके पास आना पड़ेगा। पर कोई, अगर मैंने ऐसा कोई कोर्स ले लिया जो कोई टीचर है जिसका मैंने आज तक सेटअप भी नहीं देखा, उसकी कहाँ दुकान है मुझे ये भी नहीं मालूम, जस्ट बिकॉज कुछ भी उसने हवा बना रखी है मैंने वो ले लिया, वो कोर्स पढ़ा के चला गया, उसके बाद में कोई भी ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं है, मेरे कोई डाउट है उनको कोई पूरा ही नहीं कर रहा, ना उसके मेरे पास नंबर ना कुछ,
बात समझ में आया? ये कुछ एक फैक्टर्स रहते हैं, इनके बेसिस पे हमको क्या लेना चाहिए, ऑप्शनल। सबसे लास्ट सबसे मेन चीज जो मुझे लगता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी ऑप्शनल का कोई चीज हो ही नहीं सकता, जो कभी कभी बच्चे सबसे बड़ी बेवकूफी कर भी देते हैं, ऑप्शनल तो मेंस में आता है। मेंस कब लिखोगे, जब क्या क्लियर होगा। अगर कोई दूसरा ऑप्शनल ले लो आप, उससे आपको कितनी मदद मिल जाएगी प्रीलिम्स में। जब से फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज एक हुआ है, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के ऑलमोस्ट 30 समथिंग क्वेश्चन आते हैं हर साल, हर साल। और अभी आप लोगों को ओल्ड कायदन वालों को तो ज्योग्राफी नहीं बताया था, न्यू कायदन वालों को पढ़ाया था, इनकी पीडीएफ देखना, ऑलमोस्ट 26 समथिंग क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जियो से ही थे। अभी तो एनवायरमेंट का तो तुमसे एक्टिविटी करवाया भी नहीं था। अगर पेपर के अंदर 1/3 से भी लगभग क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट से आ रहे हैं, इससे ज्यादा मेरे को एज और कौन देगा। इसको किसी दूसरे ऑप्शन से कंपेयर करो आप, इसी फैक्ट को। सपोज करो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के हर साल लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, 15-20 मैक्सिमम, 15 समथिंग, और वो सबके सब वैसे भी नहीं कर सकते आप। इसका तो कुछ आता ही नहीं है, किसमें, प्री में, इसको तो भूल ही जाओ, बिल्कुल भी नहीं आता। पीएसआईआर हाँ आता है, 15 समथिंग क्वेश्चन किसके भी आते हैं, इसके। अब ज्योग्राफी अगर आप पढ़ोगे तो इसके अंदर अलग से भी और भी आपका क्या आता है, एनवायरमेंट। अगर 15 क्वेश्चन इसके हैं, 15 क्वेश्चन इसके हैं, इनके तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके लगभग कितने क्वेश्चन है, 30। इसीलिए आपका प्रीलिम्स क्लियर होने का भी जो मैक्सिमम एडवांटेज है वो भी इसी ऑप्शन से होता है। वरना बच्चे फिर प्रीलिम्स के लिए अलग से तैयारी करते हैं, आप उसके अंदर भी ऑप्शनल को पढ़ो। और जब धीमे धीमे भी ऑप्शनल के मैं आपको वो दिखाऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज मेंशन है, आप शॉक हो जाओगे कि ये सर ये तो सारे के सारे पीवाई क्यों है, और जो किसके अंदर मेंशन है, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में। तो ये एक और जो मेजर एडवांटेज होता है जो बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं भावनाओं में बह के। कोई एक ऐसा ऑप्शन ले लिया जिसका 0 क्वेश्चन आ रहा है, किसके अंदर, प्री में, बस पढ़ लिया उसको। प्री सबका थोड़ी निकल रहा है, कितने परसेंट लोगों का निकल रहा था, 1%। और प्री के संग जो सबसे बड़ा इशू है मैं आपको बताता हूं क्या है। अब ये वाली गणित देखो, इस गणित को आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने आपको बताया अभी कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है प्रीलिम्स के अंदर, 10,000। 10,000 बच्चों का अगर प्रीलिम्स निकला तो इसका मतलब ये सारे के सारे बच्चे हमारे अब क्या लिखने वाले हैं, मेंस। मेंस के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं वैसे, टोटल 9, जिसके अंदर 2 तो क्वालिफाइंग होते हैं। क्वालिफाइंग कौन से, हिंदी और इंग्लिश। जनरली नॉर्थ इंडिया वाले हिंदी ही लेते हैं। फिर नीचे आ जाएंगे वो 7 सब्जेक्ट, जीएस 1, 2, 3, 4, ऐसे और एथिक्स। ठीक है, एथिक्स यहीं आ गया। और एक आ जाएगा आपका ऑप्शनल। इनके नंबर थोड़ी जुड़ते हैं, पर ये क्या होते हैं आपके, क्वालिफाइंग। अब तुम शॉक हो जाओगे जान के, ऑलमोस्ट 1/3 स्टूडेंट्स इस क्वालिफाइंग वाले पेपर को क्लियर नहीं कर पाते। किसमें, मेंस में। इसका मतलब उन्होंने जितनी मेहनत की थी ना इसमें, ये वाली कॉपी इनकी चेक ही नहीं होती। तो इन 10,000 में से ऐसे ही समझ लो कि जो असली कंपटीशन बचा वो कितनों का बचा, सिर्फ 7,000 का ही। इन 7,000 में से लगभग 3,000 को क्या मिलेगा, पीटी। पीटी मतलब इंटरव्यू कॉल। और इन 3,000 में 1,000 का क्या हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन। होगा कि नहीं होगा। इन 1,000 के 1,000 लोग ये संतुष्ट नहीं है, इनमें से संतुष्ट वही है जो मेनली क्या बन गया है, IAS, यानी कुछ 200 समथिंग लोग। रिमेनिंग और भी कितने बचे, 800, वो दोबारा पेपर देंगे, उसको अपन बोलते हैं RI यानी रैंक इंप्रूवमेंट। पता है कि नहीं। अब इमेजिन करो अगली साल वापस से प्रीलिम्स हुआ, तुम लोग जाके बच्चे वहां पे आके बैठ रहे हो, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के अंदर वापस से कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, 10,000 समथिंग। उस साल ये वाले बच्चे तुम्हें ऑलरेडी मिलेंगे कंपटीशन में, कौन से, 800 ये और ये। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि उनकी तो बार बार में प्रैक्टिस में आ चुका है क्या, प्री निकालना। कल को तुम और मैं अगर साथ में प्री देंगे तो तुम लोगों को ज्यादा मेहनत लगेगी, मुझे लगेगी। और मैं तो 1 महीना भी नहीं पढ़ूंगा तब भी मुंह उठा के जाऊंगा, तब भी प्री निकल जाएगा। तुम पढ़ते पढ़ते भी, तो पुराना कंपटीशन तो ऑलरेडी चलता आ रहा है। इसीलिए जो मिनिमम एज है पेपर देने की वो कितनी है, 21। और जो मैक्सिमम एज है, जो एवरेज एज है वो कितनी है, 27। क्योंकि नए नए बच्चों का निकल ही नहीं पाता, क्योंकि सिर्फ 200 ही बच्चे ऐसे हैं जो IAS हैं, वो ही इस पेपर को दोबारा नहीं देंगे।
उन 10,000 में बाकी सारे के सारे बच्चे इस पेपर को दोबारा देंगे, और प्रोबेबिलिटी है कि इन 10,000 में लगभग 9,000 तो वही बच्चे होंगे जो पुराने क्या होंगे, रिपीटर्स। और अब इमेजिन करो कि आपका एक ऐसा ऑप्शनल है जिसने आपको प्रीलिम्स में 0 मदद दी, तो आपकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? डिक्रीज। मेरा तो पहला ही था 2018 में, पहले ही निकल गया, वो भी फॉरेस्ट की कट ऑफ निकल गई। 2019 वाला भी नहीं निकला, वो सी सेट की वजह से नहीं निकला। हमेशा जब भी बैठा हूं प्री क्लियर ही क्लियर हुआ है जीएस का, और जब जब हुआ है तब तब फॉरेस्ट की कट ऑफ निकली है। फॉरेस्ट की कट ऑफ समझते हो? सिविल की कट ऑफ तो कितनी आती है, 80 समथिंग। फॉरेस्ट की तो और ज्यादा निकलती है, 20 और ज्यादा। सिविल्स की तो निकलनी, फॉरेस्ट की कैसे निकालोगे? क्योंकि हमारा एनवायरमेंट स्ट्रांग होता था। और सोचो कोई ऐसा कोई सा भी दूसरा अगर मैं ऑप्शन लेता तो मेरा पहले ही स्टेज में क्या नहीं निकलता, प्रीलिम्स। 18 का मेंस नहीं निकला, कोई बात नहीं, मेंस की टेस्ट सीरीज लगाई, कॉपी शेयर की थी ग्रुप में, तुम बच्चों के संग भी करूंगा अभी क्योंकि काइजन में था। ऐसी इंप्रूवमेंट आता है फिर धीमे धीमे। आपको ऑप्शनल के लेने के अंदर इसमें मत जाओ कि क्या कर दिया दोस्त ने, क्या कर दिया। आप ये देखो उसका प्रोपोर्शन कितना, उसका रेशियो कितना है। प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा एज दिलाएगा, बाकी जो भी ऑप्शनल है, जो भी ऑप्शनल है, ये तो ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है, 0 शेयर है उनका। ले लिया, और इतना होश नहीं है कि कंपटीशन कितना रिपीट हो रहा है। तुम्हारा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट जाएगा किसी बच्चे का 27 में, फिर 28 में, तो ये सोचो 27-28 में वो धुरंधर लोग भी आएंगे, वो अंकल लोग, उनको भी पता होगी गणित। तुम बिल्कुल छोटे मोटे से टीम टाम टमाटर तुम भी पहुंच रहे हो, उधर से वो लोग भी आ रहे हैं, वही रिपीटर्स आ रहे हैं, 9,000 बच्चे तो पुराने आ रहे हैं। कोई मदद नहीं मिलेगा। इसका मिलेगा 15 समथिंग, उसका भी कितना मिलेगा, 15 समथिंग। इन दोनों में से भी ये ज्यादा इजी है, ये फैक्ट है। हिस्ट्री की जरूरी नहीं आपको कोई ना कोई क्वेश्चन है, ये कंपेरेटिवली आपको क्या पड़ता है, इजी। इसके तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट कितने, 30। ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये वाला जो ऑप्शनल बनता है वो एवरग्रीन सब्जेक्ट हो जाता है। हर सब्जेक्ट में अप एंड डाउन आते हैं। इस सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट हर साल सेम कंसिस्टेंसी से बच्चे लेते हैं, सेम कंसिस्टेंसी बच्चे निकालते हैं, और कंसिस्टेंसी से इसके 300 प्लस हमेशा स्कोर आता है। और हर ऑप्शनल से कम मिनिमम से मिनिमम 10 से 20 मार्क्स ज्यादा ही आते हैं, किसके, ज्योग्राफी के टॉपर के। अब ये मैं आगे और आपको फर्दर लिंक बताता हूं कैसे। ये जो हमारा पहला वाला पॉइंट था, मैक्सिमम ओवरलैप, सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है देखो, ऑलमोस्ट 60% जो मेंस का सिलेबस है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल से। ये देखो, अभी भी घर जाके भी गूगल करोगे तो यही चीज आएगी सबसे ऊपर। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी लेते हैं किसको, ज्योग्राफी को, बट ज्योग्राफी को बोलते क्या है, मदर ऑफ ऑल साइंस। मदर मतलब जेनेसिस, जहां से उत्पत्ति हुई है। हर सब्जेक्ट की उत्पत्ति यानी स्टार्टिंग इनिशिएशन ही कहां से हुआ है, यहीं से। अगर आप इसको लेते हो, देखो अब ज्योग्राफी के अंदर स्ट्रीम जुड़ जाएंगे अलग। एक तो आ जाएगा जो बिल्कुल टेक्निकल हो जाएगा, जो हमको करना ही नहीं है, ये हमारे ऑप्शनल का पार्ट नहीं है। स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, जियोडेसी, कार्टोग्राफी का मतलब होता है मैपिंग। क्या होता है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों के संग क्या होता है, अगर वो ज्योग्राफी को कर रहे हैं बीए में या फिर एमए, तो वहां पे उनको प्रैक्टिकल में मैपिंग सिखाते हैं, तो उनको लगता है कि ऑप्शनल में भी क्या आता होगा, मैपिंग। नहीं, ये ऑप्शनल के सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट ज्योग्राफी देखो कितना बड़ा है कि ये वाली चीज भी जो कंप्यूटर साइंस है, मैपिंग है, कार्टोग्राफी है, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी सारी किससे जुड़ी हुई है, ज्योग्राफी से। फिर ये आता है फिजिकल ज्योग्राफी। क्या आता है, अर्थ से रिलेटेड जो ज्यादा है, जियोलॉजी, ये पेड़ पर्वत ये सब कैसे बने हैं आपके, मीटरोलॉजी, पूरा का पूरा आसमान, ये वो सब यूनिवर्स, ये सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। बायोलॉजी, वेजिटेशन, कौन सा पेड़ कहाँ मिलेगा। अगर कोई आदमी बॉटनिस्ट है तो वो 100% ज्योग्राफर जरूर होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि कौन से क्लाइमेट में कौन सा वाला पेड़ मिलता है। किसी को अगर नीम ढूंढना है तो ऐसा थोड़ी है कि डेजर्ट में पहुंच जाएगा, उसको पता होगा कि नीम को इतना वाटर चाहिए, इतनी धूप चाहिए, तो अंदाजा लगा लेगा कि ये वाली टेम्परेचर कंडीशन, ये वाली क्लाइमेटिक कंडीशन तो उस जगह मिलेगी। हर बोटेनिस्ट, हर जूलॉजिस्ट 100% कौन होता है, ज्योग्राफर। आर्मी का सबसे बड़ा अफसर जो भी होगा वो सबसे पहले ज्योग्राफर होगा। उसको पता होगा कि इस नदी में कहां से जाना है, ये वाला पहाड़ यहाँ है, यहाँ पे हमको गुफा है, इधर ये वो है, टनल वनल है, उसको पूरी ज्योग्राफी मालूम होगी। पूरी मूवी देखिए, आज घर जाना उरी मूवी देखना। उरी मूवी में विकी कौशल तो होता ही है, जो होता है उसका एक हेड होता है जब वो कश्मीर पहुंचता है, बहुत छोटा सा रोल है उनका, आपको तो शायद याद भी नहीं होगा। तो वो बोलते हैं कि उनके सामने ना पूरा मैप बना के रख रखा होता है उसके जनरल ने, तो बताता है आपको यहाँ से आना। बोले आपको इतना कैसे मालूम, बोले जब आंख भी बंद करता हूँ ना तो पूरा कश्मीर का नक्शा दिखता है। बच्चों की और बीवी की तो शक्ल याद आती नहीं है,
और फिर वो बताता है कि आपको कहां से जाना है और कैसे होके जाना है। ये आपको पता ही नहीं होता अगर आप क्या नहीं होते, ज्योग्राफर। हर टॉप पे जो एलीट बैठे हैं, यूएस के जो जो प्रेसिडेंट रहे हैं बिल्कुल टॉप टॉप पे, वो सबके सब आप देखोगे उनके बैकग्राउंड में ज्योग्राफर रहे हैं, क्योंकि यूएस का प्रेसिडेंट ही वो रहा है जिसने वॉर जिताया हो। सबसे पहला कौन था वो? वॉशिंगटन, अमेरिकन रेवोल्यूशन। फिर अब्राहम लिंकन, सिविल वॉर। रूजवेल्ट, निक्सन, ये कोई से भी उठा के देख लो, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। और वर्ल्ड वॉर तो तभी जीत पाओगे जब आपको क्या पता होगी? ज्योग्राफी। इधर से मारना है, इधर से घेरना है। अगर मैं अभी आगे तुमको बताऊंगा, हिटलर को कोई नहीं रोक सकता था, एक ही कंट्री ने रोका, किसने? रशिया ने। उनसे क्या चूक हो गई? उनको पता ही नहीं था कि रशिया का क्लाइमेट कैसा है। विंटर में लड़ाई करने चले गए उनसे, और विंटर में वहां पड़ता है टेम्परेचर -70। प्रिपेयर ही नहीं थे रशियंस को, कोई दिक्कत ही नहीं आती, किसमें? -17। हार के आ गए। समर्स में अटैक करते तो क्या पता, जीत जाते। हिटलर वॉज नॉट अ ज्योग्राफर, ही लॉस्ट। उसको अगर पता होता मुझे कब अटैक करना और कब अटैक नहीं करना। हर चीज के अंदर अगर आप आओगे, आपको ये फिजिकल ज्योग्राफी बहुत मदद देगी। नेक्स्ट आओ, अब ये ह्यूमन वाला एस्पेक्ट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ह्यूमन। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर मेनली देखो ये टॉपिक्स को देखो आप। आपने ये वाले सब्जेक्ट जरूर पढ़े होंगे जो कहीं कहीं आते होंगे, साइकोलॉजी। इन सब्जेक्ट का नाम सुना होगा क्या? सोशियोलॉजी। डेमोग्राफी क्या होता है? यानी आपकी पॉपुलेशन क्या होती है? पॉप। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी, अभी इनको बस याद रखना क्योंकि मैं आपको सिलेबस दिखाने वाला हूं। फिर यहां पे आपने ये भी वर्ड सुना होगा क्या? पॉलिटिकल साइंस। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये क्वाड एसोसिएशन, ब्रिक्स एसोसिएशन, ये सारी की सारी पॉलिटी से नहीं आ रही, ये सारी सारी किससे आ रही है? आपकी ज्योग्राफी से, क्योंकि इन सबका आंसर यहीं पे छुपा हुआ है। फिर और कौन सी? आपकी हिस्ट्री। ये तो फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन ही पूछ लिया था कि एंशिएंट इंडिया को शेप करने वाला ज्योग्राफिकल फैक्टर था, बताओ कैसे। हमेशा जितनी भी सभ्यताएं होती हैं, जितनी भी सिविलाइजेशन होती हैं, नदियों के पास में होती हैं। इंडस वैली, मेसोपोटामियन, टिग्रिस, यूफ्रेटिस, हर चीज को आपको देख लो, हर चीज आपस में आगे कनेक्टेड है। इकोनॉमी आप पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इंडस्ट्री कहां पे बनानी चाहिए, कहां पे नहीं बनानी चाहिए, बात समझ में आया? कहां बनेगी तो क्या हो गया? ज्योग्राफी। पर अगर इंडस्ट्री बना दिया तो किसके लिए बनाया है? पैसे के लिए। दोनों सब्जेक्ट का क्या हो रहा है? लिंक। सोशियोलॉजी क्यों आएगा? ट्राइब्स, विमेन, कौन सी ट्राइब कहां मिलती है, ट्राइब के अलग अलग फेशियल फीचर्स होते हैं। आप शक्ल देख के बता दोगे कि ये फेशियल फीचर तिब्बतियन है या फिर द्रविडियन है। द्रविडियन यानी साउथ इंडियन। ये जो हमारी अलग अलग शक्लें हैं, ये किसकी वजह से हैं? सोशियोलॉजी की वजह से या फिर ज्योग्राफी की वजह से? अफ्रीकन आदमी अलग से दूर अलग ही दिखेगा, उसको पढ़ते कौन है? सोशियोलॉजिस्ट, कि इनकी ट्राइब के अंदर क्या चलता है। पर उसको शेप ही किसने दी है? ज्योग्राफी ने। इक्वेटर के पास में रहोगे, धूप ज्यादा है, स्किन को बचाने के लिए शरीर क्या सिक्रेट करता है? मेलानिन। अच्छी चीज के लिए। अगर मेलानिन, हम अगर ब्लैक नहीं होंगे तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा। बीइंग ब्लैक इज गुड इफ यू आर इन विच कंट्री? ट्रॉपिकल कंट्री। बात समझ में आएगी नहीं? क्योंकि हीट बहुत ज्यादा होती है, उनके हेयरिनेस कम होती है, इसलिए देखो छोटे छोटे घुंघराले बाल होते हैं इनके, अफ्रीकन के। क्योंकि इमेजिन करो कि बाहर गर्मी भी ज्यादा है और आप हेरी भी बहुत ज्यादा हो, तो फिर इसका मतलब आपको तो और ज्यादा गर्मी लगेगी। पोल्स पे जाओ, पोलर बियर मिल रहा है आपको इतना बड़ा बड़ा, देखो उसको कितने सारे बाल होते हैं, क्योंकि उसको बाहर किससे बचना है? सर्दी से। ये सारी की सारी चीजें जो एनवायरमेंट की, जो ट्राइब्स की, वो जो आप पढ़ोगे किसके अंदर? सोशियोलॉजी में। ये आपको यहां भी पढ़ने को मिलेगी ट्राइब्स में, कौन सी ट्राइब कहां मिलती है और वो सब। ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? मदर ऑफ ऑल साइंस। सारे के सारे सब्जेक्ट का इसके अंदर आगे कॉन्फ्लुएंस होता है। तो अगर आपने ये एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, आप फिर कॉमन सेंस से बताओ, आपको बाकी सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री, इकोनॉमी में, इनमें मदद नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। कोई पॉलिटिकल साइंस का बच्चा होगा ना, उसकी ज्योग्राफी वीक हो सकती है। मैंने क्लास में जब काइजन में इन वाले बच्चों को अगर ज्योग्राफी पढ़ाई है, मैंने बार बार उसमें साइड में आर्टिकल मेंशन करना, ये और वो सब बताया। जरूरी नहीं है पॉलिटी वाला ज्योग्राफी से उसको कनेक्ट कर पाए, जरूर नहीं है सोशियोलॉजी वाला उसको ज्योग्राफी से कनेक्ट कर पाए, पर एक ज्योग्राफर सबसे कनेक्ट कर देगा, क्योंकि उसके सब्जेक्ट सिलेबस में ये सारी की सारी चीजें आती हैं। इसीलिए हमेशा टॉप स्कोरर भी कौन रहता है? आपका ज्योग्राफर, क्योंकि वो उस नॉलेज को लेके अलग अलग सब्जेक्ट में डाल देगा। ये नहीं हो सकता सर्वगुण संपन्न, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता। सर्वगुण संपन्न तो समझते हो ना, सारे के सारे गुण जिसमें होने चाहिए, वो यही है, क्योंकि नेचर ने सब्जेक्ट को ऐसा बनाया। और मैं कह रहा हूं कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ लो आप, सारे के सारे सब्जेक्ट तो धरती पे ही हैं, और धरती अपने आप में क्या है?
तो जब आपको ये पता चल जाएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बाकी सारी चीजें ना पता हो। ये एनसीईआरटी के अंदर से लिया है बिल्कुल डायरेक्ट, आज घर जाके इसको देखना, ठीक है। एनसीईआरटी में डिट्टो, बीच में क्या लिखा हुआ है, ज्योग्राफी, यहाँ पे अर्थ बनाई हुई है, अर्थ से कौन कौन सी चीजें बाहर आके निकलनी है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्या है, ये मैंने आपको बताई है, हर साल कंसिस्टेंटली देख लो इसमें आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब आप इसका सिलेबस देखो, क्या देखो, सिलेबस। इसका सिलेबस क्योंकि अपन ने पहले देखा, क्योंकि 60% कवर करता है, सबसे ज्यादा लेंदी है, सारे के सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाएंगे तुम्हारे 4 या 5 महीने में, अपना वाला होगा 6 या 7 महीने में। क्यों होगा, प्री के मैक्सिमम वेटेज किस में है, प्री में, मैक्सिमम वेटेज किस में है, मेंस में। हर क्वेश्चन में मैं तुमसे बार बार क्या बनवाऊंगा, मैं, ताकि तुम्हारे लिखने पे जोर हो कम और बनाने पे जोर हो ज्यादा, और तुम्हारी स्कोरिंग की पोटेंशियल भी क्या हो, ज्यादा। अब इसका सिलेबस देखो, और फिर जब मैं तुम्हें सिलेबस दिखाऊंगा, फिर मैं तुम्हें पीवाईक्यू दिखाऊंगा, क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, फिर तुम कहोगे सर डिट्टो कॉपी पेस्ट। हर ऑप्शनल में चाहे वो कोई सा भी ले लो, एनालिटिकल पार्ट ज्यादा आता है। अब एग्जाम टाइम में एनालिटिकल पार्ट चल पाए या फिर नहीं चल पाए, यहां पे क्वेश्चन हमेशा देखोगे आपको डायरेक्ट आएंगे। अब जैसे पहला वाला सेक्शन कौन सा आपका, जियो मॉर्फोलॉजी, लैंड फॉर्म कैसे बनते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस और एंडोजेनेटिक फोर्सेस। एंडो मतलब धरती के अंदर से, एक्सो मतलब धरती के बाहर से। और जब मैं आप लोगों को ऑप्शनल पढ़ाऊंगा तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोग ज्योग्राफी में जीरो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, चाहे मैंने किसी को ज्योग्राफी जीएस में ही क्यों नहीं पढ़ाया हो, चाहे यहां पे कोई एमए क्यों नहीं हो, मैं हर चीज को किससे पढ़ाऊंगा, बेसिक से। तुम्हें अगर एंड और एक्सो भी नहीं मालूम तो मैं तुम्हें इसके मतलब बताऊंगा कि इनके मतलब भी क्या होते हैं। ऐसा कोई भी एक चीज अपन ऐसा नहीं करेंगे जो रटने वाली हो, बिकॉज रटने वाली चीज आप तुरंत भूल जाते हो। हर एक टॉपिक को बिल्कुल अपन बेसिक से लेके चलेंगे। फिर देखो टॉपिक और कौन कौन से आते हैं, अर्थ का इंटीरियर, माउंटेन बिल्डिंग, वोल्केनिसिटी, अर्थक्वेक, सुनामी, ये देखो ये तो सारी की सारी चीजें अपन ऑलरेडी पढ़ते हैं किसके अंदर, जीएस। अब ये पढ़ लोगे तो क्या जीएस पढ़ने की जरूरत है, नहीं। अगेन देखो ये चीज, अब इन दिनों अपन जब अपनी क्लास लेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा, ये क्या आ रहा है, एप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। इसको कोई नहीं करता, यूट्यूब पे जाओगे, यहां वहां जाओगे, नेट पे सर्च करोगे, इसका कहीं मटेरियल नहीं मिलेगा, इसका सारा मटेरियल अपने पास है। अप्लाइड का मतलब जब आपने सब कुछ पढ़ लिया, अभी बताओ मुझे माइनिंग करनी है, क्या करनी है, मैं कहां पे ऐसे कहीं पे फावड़ा लेके खोदने लग जाऊंगा, तो जियोमॉर्फोलॉजी मतलब कौन सा मिनरल कहां मिल रहा है। अब अप्लाइड क्या हो जाएगा, जो मैंने नॉलेज ली मुझे क्या करना है, अप्लाई। अटल टनल बनाया है, अटल टनल बनाया तो ऐसा थोड़ी क्या होगा कहीं से भी खोदना स्टार्ट कर दिया होगा, इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी को क्या किया, अप्लाई किया। तो ये टनल बनाना, माइनिंग करना, रोड बनाना, ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाएगा, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। जेडीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, इन सब की ज्योग्राफिकल की ट्रेनिंग लगती है। क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं आपकी, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। बात समझ में आया कि नहीं आया। इसमें एक दो चीजें एक्स्ट्रा हैं जो हमारे जीएस में नहीं है, जो हमको ऑप्शनल में अलग से पढ़नी है, मेनली ये दो, डेनोटेशन और चैनल। डेनोटेशन का मतलब होता है इरोजन, क्या होता है, और चैनल मॉर्फोलॉजी, चैनल मतलब नदी, मॉर्फोलॉजी मतलब वो दिखता कैसा है, नदी अगर के जा रही है तो उसकी शेप कैसी है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बात समझ में आया। अगला वाला टॉपिक देखो, क्लाइमेटोलॉजी, टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट, एनसीईआरटी के अंदर वही है डिट्टो जो एनसीईआरटी में, वो यही है। हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या होता है, मॉनसून और जेट स्ट्रीम। यहां देखो अच्छे से डायरेक्ट क्या लिखे हुए हैं आपके, लोकल विंड्स, हर तरह के, ट्रॉपिकल साइक्लोन, वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, क्लाइमेट चेंज, क्या आ गया, अर्बन क्लाइमेट। और फिर देखो दोबारा से नई चीज क्या आ रही है यहां पे, आजकल आर्टिफिशियल रेनफॉल करते हैं। अब आर्टिफिशियल रेनफॉल आता है कि नहीं आता। अब करंट बच्चों ले तो करंट का टॉपिक है, करंट का टॉपिक नहीं है, किसका टॉपिक है, इस जब आप इस सब्जेक्ट को करोगे आपका ऑटोमेटिकली करंट अफेयर्स भी होता जाएगा, क्योंकि मैं हर टॉपिक का आपको हाथों हाथ क्या दिखाता जाऊंगा, करंट अफेयर्स, तुरंत लिंक। तो आपको करंट अफेयर अलग से उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आ जाएगा कि इन दोनों लोग क्या करने लग गए हैं, आर्टिफिशियल रेनफॉल, एटमॉस्फेयर से कार्बन को सक करते जा रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी। इसमें जो ऑप्शनल में अलग टॉपिक है वो बस ये है, कोइपन, थॉर्नवेट और त्रेवाट, ये 3 लोग हैं। जैसे यहां पे अलग क्या था, ये यहां पे अलग क्या है, ये, बाकी सारी की सारी चीजें कॉमन है किसमें, जीएस में। सबसे इजी टॉपिक है,
क्योंकि ये लोग जर्मन है तो इसीलिए इनके नाम ये है। सोचो जर्मनी क्लास चल रही है और वहां पे कोई टॉपिक आ जाए दिग्विजय का, वो नाम ही नहीं बोल पाएंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे। मेरे मामा का बेटा है मनीष, उसकी वाइफ जर्मन है, मेरा नाम इतना गंदा प्रोनाउंस करती है, मैं आपको बोल भी नहीं सकता। वो दिग्विजय को डिक विजय बोलती है, मतलब अर्थ का अनर्थ हो गया, पूरा अनर्थ हो गया। मैं उससे बोलता हूं तुम मुझे कुछ मत बोलो, तुम ऐसे बुला देना, मैं यूं ही आ जाऊंगा तुम्हारे। इनके इस पे वर्ड्स में मत जाओ, इन्होंने सिंपल सिंपल थ्योरीज दी हैं। और अच्छी चीज क्या है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो पेपर को, क्योंकि इनसे हर साल एक क्वेश्चन आना तय है। अगर एक साल दिया कोपन, तो इसका मतलब मैं अगली साल क्या पढ़ूंगा, थॉर्नवेट। अगली साल क्या आ गया, थॉर्नवेट। मैं फिर क्या पढ़ के जाऊंगा इस साल, ट्रेवार था। इनमें ऐसी रोटेशन में चलती हैं चीजें। ऐसा नहीं आपको तीनों संख्या जाना है, अगर लास्ट ईयर कोपन पूछ रहे तो इस साल कोपन थोड़ी पूछेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? अगर आप पेपर को प्रिडिक्ट कर सकते हो इजीली, इसीलिए आपके स्कोर्स बढ़ाने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आओ, ओशनोग्राफी, सबसे सिंपल। अब ओशनोग्राफी के अंदर सारा का सारा टॉपिक सेम है। देखो वही कोरल रीफ, वही मिनरल कौन कौन से मिलते हैं, रिसोर्सेज, मरीन रिसोर्सेज, मछलियां ये और वो, सी लेवल हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। अब इसमें जो ऑप्शनल में अलग है वो ये है, टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन। जितने भी ओशन है वो नीचे से कैसे दिखते हैं। सिर्फ तीन ही ओशन पढ़ने हैं हमको, कौन से, अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक। इसमें भी वही गुड न्यूज है जो ऊपर वाली गुड न्यूज है। अगर लास्ट ईयर पूछा है अटलांटिक, इसका मतलब इस साल क्या पूछेगा, इसका मतलब उसके नेक्स्ट ईयर क्या पूछेगा। अगर इस साल पैसिफिक पूछ लिया, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, अटलांटिक की। सिंपल। और अच्छी बात क्या है, हर ऑप्शनल में 10-10 क्वेश्चन आता है, 8 आते हैं ओवरऑल, आपको उसमें चूज करने होते हैं कितने, 5। आपको पता है कि एक क्वेश्चन यहां से आना तय, एक क्वेश्चन यहां से आना तय, एक क्वेश्चन यहां से आना तय, एक क्वेश्चन यहां से आना तय। और आपको पता है अगर ओशनोग्राफी से आएगा तो एक क्वेश्चन 100% आएगा इन ओशन में से। और आपको यह भी पता चल जाएगा कि अगर लास्ट में ये पूछे तो इसका मतलब इस साल ये पूछ रहा है, आप यही पढ़ के जाओगे। और हर टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछना उनके लिए क्या होता है, कंपलसरी। इसीलिए आप अपने टॉपिक पढ़ के चले जाओ और उस दिन जाके पेपर के अंदर परफॉर्म कर दो, तो आपके स्कोर्स के मैक्सिमाइजेशन की चांस बढ़ जाती है। क्योंकि सिलेबस में ही 3 ओशन का नाम गिवन है और इन्हीं के अंदर क्या चलता है, रिपीटेशन। बाकी ऐसा और दूसरे ऑप्शन में आपको रूम नहीं मिलता। बात समझ में आई? वहां पे आप इतना प्रेडिक्ट इसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, सिंपल चीज, इसके अंदर क्या आएगा, सॉइल। क्लास 9th और क्लास 10th की जीएस में आ जाता है, कौन सी सॉइल होती हैं, सॉइल कैसे बनती हैं, फिर क्लासिफिकेशन आ जाएगा। फिर सबसे मेन चीज जो मैंने आपको बताया था, कोई अगर बॉटनिस्ट होगा तो 100% क्या होगा, ज्योग्राफर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आप बोलोगे सर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल क्यों इंपॉर्टेंट है, आपका एनवायरमेंट आता है। क्या आता है, एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं और हर साल आते हैं बिल्कुल यूनिक यूनिक। मैं आपको एक दो एग्जांपल देके दिखाता हूं अभी। ये देखो, ये क्वेश्चन आया है 23 का, कब का है, 2023 का। और गारंटी से कह रहा हूं किसी भी ऑप्शन में कोई मदद ही नहीं मिल सकती। और बच्चे में बोल रहे हैं पता नहीं यूपीएससी क्या पूछ रही है, ये सारी की सारी चीज तुम्हारे नोट्स में आएंगी। मार्सुपियल्स कौन होते हैं, वो मैमल जिनके बच्चे अंदर किस में रहते हैं, पाउच में। जैसे कैंगरू कौन हो जाएगा, कंगाल। आपको एक एक एनिमल का, एक एक एनिमल मतलब ये नहीं सारे लाखों, मेन मेन 2-4 पता होने चाहिए, ये वाला एनिमल यहां मिलेगा, ये वाला एनिमल यहां मिलेगा। ठीक है, इन्होंने बोल दिया मार्सुपियल आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये और वो सब। क्वेश्चन की थीम पे मत जाओ, क्वेश्चन की इस पे जाओ कि ये जो क्वेश्चन है वो अल्टीमेटली यहां से आया है, कहां से आया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मेजर मेजर कौन से एनिमल्स हैं, इसीलिए जो मैंने आपको शुरू में कहा कि आपको मैक्सिमम मदद किसमें मिलेगी, प्रीलिम्स में। ये वाला टॉपिक अगेन सिंपल। फिर ये वाले टॉपिक तो आप ऑलरेडी जीएस में पढ़ते हो, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ क्या होती है, मेजर जीन पूल, अर्थ पे कौन कौन सी जीन्स कहां कहां पे मिलती हैं, एंथ्रोपोलॉजी वाले पढ़ते हैं इसको, सोशियोलॉजी वाले पढ़ते हैं इसको, किनशिप ये सब किधर मिलता है। बात समझ में आया, ये कौन सी ट्राइब्स हैं, ये किधर मिलेंगी। बात समझ में आया, क्योंकि पेड़, क्लाइमेट, इन्हीं सभी की वजह से शेप होती है ह्यूमैनिटी भी। जैसे आप पहाड़ी एरिया में कहीं पे गए होंगे तो आपको दिखोगे वहां पे पलके बहुत ज्यादा मोटी होती हैं, देखा ऐसे मोटी मोटी सी पलके होती है। आंखें कैसी होंगी, छोटी। अंदर आई बॉल तो वही होता है,
पलक मोटी हो जाती है और चिपकी चिपकी सी हो जाती है। क्यों? अब जितना आप पहाड़ी एरिया में जाओगे हाइट पे ज्यादा, सनलाइट यूवी रेज आप तक क्या पड़ेंगे? ज्यादा। स्नो ज्यादा रहती है। ज्यादा क्या रहती है? स्नो। स्नो पे जैसी सनलाइट आएगी तो सनलाइट रिफ्लेक्ट ज्यादा करती है। ज्यादा क्या करती है? रिफ्लेक्ट। आंखों में आता है वो, भले ही सूरज को मत देखो, स्नो की तरफ भी देखोगे तो हमेशा, तो इसीलिए नेचर ने आपकी आंखें क्या कर दी? मोटी। कॉमन। और इसको एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में रटवाते रहते हैं, एपिकेंथिन एपिकेंथिन, यहां पे वो तो रटने की जरूरत ही नहीं है, एक बार में समझ में आ गया, और भी तो ऑप्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। कोई भी चीज कंसेप्चुअली अगर समझ जाओगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही जीन पूल। और हर साल प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन फिक्स होता है, किसका? ट्राइब्स का। मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कौन सी ट्राइब कहां मिलती है। यहां अपन इंडिया के जो जो ट्राइब मिलती है अपन देखेंगे। ये तो पेपर 1 चल रहा है अभी। लास्ट में कौन सा आता है हमारा? एनवायरमेंटल। सबसे सिंपल, जो भी जस्ट मैंने टॉपिक बताया आपका, ह्यूमन इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, वही चीज सेम। इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन इकोलॉजी, एक तो नेचर का हम पे क्या इंपैक्ट है, और एक हमारा नेचर पे क्या इंपैक्ट है। बात समझ में आया? सबसे मेन टॉपिक नीचे देखो, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। अलग अलग जो एक्ट आते हैं आपके एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वो सारे के सारे कहां है? वो यही है। सिंपल। अब अगर सोचो तुमने अगर ये टॉपिक पढ़ लिया तो आपको मेंस का एनवायरमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेंस का एनवायरमेंट का रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। मेंस के एनवायरमेंट के शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका क्या हो गया? ये। और आपका प्रीलिम्स वाला भी एनवायरमेंट डन। बात समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखो, ये था पेपर 1 का सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए है ये, तो क्या है हमारा? फिजिकल। ये है सेक्शन नंबर 2 यानी ह्यूमन। अब आपने ऐसे बहुत सारे टीचरों को सुना होगा कि अगर ये वाला ऑप्शन लोगे तो एथिक्स में मदद मिलेगी, ऐसे में मदद मिलेगी, ये हो जाएगा, हो जाएगा। पहली बात, ऐसे का तो कोई सिलेबस होता ही नहीं। आज घर जाके देखना, ऐसे का कोई भी सिलेबस नहीं है। 2 लाइन लिख रखी है, हर वो इंडिविजुअल जो मैक्सिमम पॉइंट्स लिखे, मैक्सिमम डायमेंशन लिखे ब्रीविटी में, ब्रीविटी मतलब कम में, ज्यादा बातें बोल जाए कम टाइम में कम जगह में, उसको मैक्सिमम रिवॉर्ड मिलेगा। अब कॉमन सेंस लगाओ, ज्यादा बातें कौन कर सकता है? कौन सा ऑप्शन वाला स्टूडेंट कर सकता है? ज्योग्राफी वाला, जिसके पास डायमेंशंस ज्यादा होंगे। एथिक्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एथिक्स के अंदर ये नहीं है कि अगर मैंने ये वाला ऑप्शन ले लिया तो मेरा इसका मतलब एथिक्स में नंबर इंश्योर ही हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो एथिक्स 250 नंबर का है, कितने का है? तो फिर तो कोई अगर एक ऑप्शन ले रहा तो उसके हमेशा एथिक्स के टॉपर उसी ऑप्शनल से आने चाहिए, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। नैतिकता, एथिक्स किसी सब्जेक्ट पे बेस्ड नहीं होती। नैतिकता इंसान की मूल्य अधिकारों पे, उनकी इंसानियत कैसी है, वो अंदर से कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। बात समझ में आया? अब ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको मैं ऑफिशियली बोल रहा हूं ऐसे के अंदर 100% मदद देगा। जब मेरा पहला मेंस था तो मेरा ये वाला टॉपिक वीक था। इस टॉपिक का नाम क्या है? पर्सपेक्टिव। क्या है? दृष्टिकोण। तुम्हारा नजरिया क्या है, मेरा नजरिया। कोई क्लास में जैन है? कोई बात नहीं, जैन की फिलॉसफी पता है वो, कि मेरा 6 तुम्हारा क्या है? 9। अगर मैं मेरे यहां से अगर ऐसे 6 बना दूंगा तो अगर तुम उसको, मेरे को तो, तुम्हें तुम्हारे एंगल से तो क्या दिख रहा है? 6। मेरे एंगल से तो क्या दिख रहा है? 9। फिर वो हाथी वाला एक्सपेरिमेंट पता होगा, सबकी आंखों पे उन्होंने क्या बांध दी? पट्टी। सच सभी बोल रहे हैं। किसी ने सूंड छुई तो बोला कोई सांप है, किसी ने पांव छुए तो बोले तो बहुत बड़ा तना है, किसी ने कान छुआ तो बोले बहुत बड़ा पंखा है, क्योंकि उनकी सबकी आंखें क्या थी? अभी बंद थी। सब सच हैं, सब सच भी बोल रहे हैं, पर सबके पास में पूर्ण सत्य की नॉलेज नहीं होती। आंख खोली तो देखा सबके सभी गलत हैं, पर जब तक आंख बंद थी तो इसका मतलब तब सबके क्या थे? सही थे। परफेक्ट नॉलेज किसी के पास में भी नहीं होती। इसको बोलते हैं अनेकांतवाद। क्या बोलते हैं? शून्यवाद, मीडियम पाथ, हर चीज यही है। और वो सारी की सारी चीजें मुझे समझ में आई जब मैंने इस वाले टॉपिक को पढ़ा। यही है इस टॉपिक का नाम, क्या है? पर्सपेक्टिव। जब मैंने पर्सपेक्टिव पढ़ा, मेरा ऐसे के अंदर स्कोर 72 से 129 पहुंच गया। और शॉकिंग बात क्या है, जब 72 था तब उस साल टॉपर को 160 मार्क्स था, और जब 129 आया तब उस साल टॉपर को 137 था। इसका मतलब उस साल ऐसे क्या था? टफ। टफ वाले साल में मैंने बिल्कुल टॉपर के बिल्कुल पास में आ गया था, 7 1 मार्क्स का डिफरेंस। और मैंने मेरे पुराने वाले स्कोर से कितना इंप्रूवमेंट किया? लगभग 50।
क्योंकि मैंने उस पूरे साल सबसे ज्यादा मेहनत की थी इस पे, तो मेरा भी इंप्रूव हो गया था क्या, पर्सपेक्टिव। क्योंकि इस पर्सपेक्टिव के अंदर ऐसे टॉपिक आते हैं जो आप घर जाना और सोशियोलॉजी का ऑप्शनल उठाना। ये जो टॉपिक आते हैं ना, बिहेवियरल, ह्यूमन, रेडिकल, पॉजिटिविज्म, रेडिकलिज्म, रियलिज्म, ये सारे के सारे सोशियोलॉजी में आते हैं। वो सोशियोलॉजी से आए किस में है, कि सोशियोलॉजी में क्यों आए, किसकी वजह से आए, ज्योग्राफी की वजह। वो याद है फर्स्ट वाली स्लाइड, ज्योग्राफी से ही निकला है क्या, सोशियोलॉजी। वहां के बच्चे उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं क्योंकि वो वाला टॉपिक सबसे पहले ही किसमें है, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, और सोशियोलॉजी अपने आप में ही क्या होता है, ह्यूमन। बात समझ में आया कि नहीं आया? इन टॉपिक्स के बारे में जब आप पढ़ोगे, जब आप देखोगे, तब आप ऑटोमेटिकली थोड़े से फिलोसॉफिकल हो जाओगे। आपको तुरंत मदद मिलने लग जाएगी किसके अंदर, एसेस में। क्यों? क्योंकि इन टॉपिक के अंदर क्या आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वर्ड को देखो, ये क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। एक इधर क्या लिखा हुआ है, रेडिकल। एक क्या लिखा हुआ है, बिहेवियरल। एक क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन। एक क्या लिखा हुआ है, वेल। भारत सरकार की सारी नीतियां, सारी की सारी पॉलिसी इन्हीं चीजों पर डिपेंड करती है। अब क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी की बात कर रहा है, किसकी बात करता है, वो क्वालिटी की बात नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल कुछ ज्योग्राफर ऐसे होंगे जो क्वांटिटेटिव वाले से आएंगे, वो थॉट होगा उनका, पर्सपेक्टिव होगा। पर्सपेक्टिव मतलब उनकी सोच। कुछ ज्योग्राफर है जिनकी सोच क्वांटिटेटिव है, तो वो क्या बोलेंगे, पैसा बढ़ाओ, रोजगार से क्या है, एआई लेके आ जाओ तुरंत। क्या लेके आओ, एआई। एआई अगर लेके आ जाओगे तो आपको जॉब नहीं देनी पड़ेगी, नहीं, आपको फायदा बचेगा। आपका क्या बचेगा, प्रॉफिट। तो बताओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एआई के रिलेटेड कोई जॉब स्कीम लेके आती है कि नहीं लेके आती, लेके आती है। उनका फोकस किस पे रहता है, क्वांटिटी। वो ह्यूमन को साइडलाइन कर देते हैं। किसको साइडलाइन कर देते हैं, ह्यूमंस को। हम लोगों को हटा देंगे, और उनका मेजरली फोकस किस पे रहेगा, साइंस पे, एप्लीकेशन वाले पार्ट पे। फॉर एग्जांपल पुराने जमाने में आपने देखा होगा, आप रेलवे स्टेशन से उतरते होंगे तो कुली आ जाते थे, देखे थे रेलवे स्टेशन में कुली होते थे। आज के जमाने में कुली गायब हो गए। कैसे? किसी एक चतुर व्यक्ति ने ट्रॉली के नीचे 2 पहिए लगा दिए, ट्रॉली की भी कीमत बढ़ गई। पहले बैग आते थे सस्ते 200 300 के, अब वो आ रहे हैं 2 3 हजार के। वो सारा का सारा पैसा जा रहा है किसी एक कंपनी के पास में, और बेचारा जो रोजाना की 200 300 रुपए की जो दिहाड़ी खा रहा था, उसका अपने पेट मार दिया। उसके लिए कोई नई जॉब क्रिएट हो पाई, नहीं। जब आप ह्यूमन थॉट को साइडलाइन कर दो और सिर्फ बोलोगे सारा का सारा आंसर छुपा हुआ है साइंस के पास में, सारा का सारा चीज वही जो एप्लीकेशन है, वो अपने आप में क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव। इसके फायदे भी होंगे, इसके नुकसान भी। ये अपने आप में एक क्या हो गया, पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया आज जीडीपी में आगे है कि नहीं है? पर उसकी जीडीपी में आज ही उसकी जीडीपी डबल हो जाए, जितनी भी है, कौन रुक रहा है? विमेन तो पार्ट ही नहीं है उसकी जीडीपी का। विमेन तो सारी की सारी कहां बैठी हैं, घर में। वो इसी फिलॉसफी में चल रहे हैं, हम तो इसी में चल रहे हैं आगे। हमने वो जो एक सर्टेन सेट ऑफ ह्यूमन थे, हमने उसको क्या कर दिया, साइडलाइन। बिहेवियरल वाले क्या आएंगे, फिर ही आएंगे बिहेवियरल वाले, कह रहे भाई इतना भी अगेंस्ट नहीं होता, कुछ ह्यूमन भी होते हैं। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया है हमने, देश को अपने ये वादा कर दिया है हमने। वो लोग किसके साथ खेल रहे हैं, बिहेवियर के साथ। मोदी जी आके बोल रहे हैं खुले में आपको कचरा नहीं फेंकना है। आप लोग किसके साथ खेल रहे हो, बिहेवियर के साथ। आप उनका क्या बदल रहे हो, पर्सपेक्टिव। खुले में शौच नहीं करना। क्वांटिटेटिव वाला हटा, अपने क्या अपना काम बनना चाहिए। ये क्या बोलेंगे, नहीं, चेंज अगर भी लेके आना है, कुछ भी लेके आना है, तो किसको टैप करोगे, सिर्फ बिहेवियर। ये बोलेंगे कॉम्बिनेशन होना चाहिए ह्यूमन का भी और साइंस का। तो देखो साइंस वाला पार्ट क्या होता है, अब वो गाड़ी वाला है, घर से कचरा निकाल, तुमने कचरा निकाल दिया, वो कचरा जाएगा, रिसाइकिल होगा, हो गया ना साइंस वाला पार्ट, रिसाइकलिंग उसके अंदर आ गया, उसको दोबारा रीयूज कर लेंगे वो। और उधर उन्होंने लोगों को भी बोल दिया कि आप अपने किसको चेंज करो, बिहेवियर को। फिर आ जाते हैं ये लोग जो बड़े खतरनाक हैं। पूरी सोशियोलॉजी इसी पे डिपेंडेंट है। पीएसआईआर में भी आएगा, सब में आएगा, रेडिकल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। कौन आएगा ये? अब ये धीमे धीमे अगर क्वांटिटी पे जाएंगे तो ये बताओ, ये धीमे धीमे अमीर हो जाएंगे, धीमे धीमे प्रॉफिट मेकिंग पे आ जाएंगे। ये क्या बोल रहा है, समाज में गरीबी ही इसीलिए है क्योंकि ये लोग बैठे हुए हैं। गरीब इसीलिए गरीब नहीं है क्योंकि समाज में गरीबी है, गरीब इसीलिए गरीब है क्योंकि समाज में अमीर है। तो गरीब अमीर कैसे हो सकते हैं,
अमीरों को हटा दो, अमीरों को हटा दोगे तो तुम क्या बन जाओगे? अमीर। आज तुम में हम सब हैं, कोई बहुत बड़ा ज्वेलर है, वो मोती सन ये और वो JKJ, पैसे कमा रहे हैं, मौज मार रहे हैं। तुम्हारे मेरे पास कोई गेम प्लान हो रातों रात अमीर बनने का, क्या हो? लूट लो। कार्ल मार्क्स ये तो बोलता था, वायलेंस, रेवोल्यूशन। जब तक ये अमीर लोग रहेंगे समाज में क्या रहेगी? गरीबी। और गरीब को लगता है बेचारा मैं गरीब हूं, ये भी अपने आप में क्या है? एक पर्सपेक्टिव। तो देखो ये CPIM, ये जो कलकत्ता में जो सरकार है, वेस्ट बंगाल में ये जो केरला के अंदर जो सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिज्म, कि जो रिसोर्स होता है वो सबके बीच में इक्वली क्या होना चाहिए? डिवाइड। यूएसएसआर पूरी की पूरी इकोनॉमी ही चल रही थी किस पे? बेस पे रेडिकल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और रिसोर्सेज का इक्वल ये होना, ये हमारे DPSP के अंदर मेंशन है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ रोकना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करना है, आर्टिकल 39 के अंदर आता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका बिल्डअप करेंगे क्या? पर्सपेक्टिव। इनमें आप अलग अलग थॉट्स को आगे देखोगे। इसलिए देखो फिर लास्ट में आगे क्या आता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कल्चरल रीजन, अगेन प्योर सोशियोलॉजी, कौन सा कल्चर कहां पे है, कौन सी कल्चरल प्रैक्टिसेस कहां पे है, ये आपको यहां पे आगे। ये वाला पोर्शन देखो, ये बिल्कुल प्योर ह्यूमन हो गया। ये वाला सेक्शन है जो आपको मैक्सिमम एज दिलवाएगा किसके अंदर? ऐसे में। और अब तक के जो सबसे हाईएस्ट टॉपर हैं, जुनैद अहमद, प्रथम कौशिक, उनके मेंस की मार्कशीट देखना, 980 तक नंबर अचीव किया हुआ है प्रथम कौशिक ने, 974 है बिल्कुल एग्जैक्टली। मेंस में इतना नंबर आता ही नहीं है। मेंस की कट ऑफ ही कितनी जाती है? 1750 में से हार्डली कितने कट ऑफ जाती है? 700। फाइनल कट ऑफ इंटरव्यू सब मिला के लगभग 950, 2025 समथिंग। उस बंदे के मेंस में ही आ रहे हैं नंबर कितने? नहीं, वो तो डिपेंडेंट ही नहीं है किस पे? इंटरव्यू पे। और उनके ऐसे के मॉडल आंसर्स और वो सब देखना, कितनी डायमेंशंस ओपन कर रखी हैं सबके सब। आप डायमेंशन ही तो ओपन कर पाओगे जब आपके खुद के पास में क्या होगा। ये वाला टॉपिक आपको सोसाइटी से बिल्कुल अलग बना देगा, क्योंकि ये वाले टॉपिक तो सबको मालूम होंगे, फिजिकल ज्योग्राफी वाले, जियोमोर्फोलॉजी और वो। मैं मेरी क्लास में बच्चों की इस वाली टॉपिक पे इस लेवल पे मदद करेंगे कि वो बाकी ऑप्शनल से एज ले। बात समझ में आया? यूं तो हमेशा रैंक 250 नंबर लाने को भी मिल जाती है। जैसे जुनैद अहमद की 250 मार्क्स थे एक बार ऑप्शनल में, उनकी रैंक थी 352, सिर्फ 250 नंबर पे उनको क्या मिल गया? और वो क्या बन गए थे? कोई सस्ती जॉब नहीं होती IRS। अगले साल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल में ही लेके आए थे 323, मतलब लगभग 73 मार्क्स का जंप, और रैंक क्या आ गई? रैंक 3। कितना कम स्कोर होने के बावजूद भी उनको क्या मिल गई? एक रैंक। मेरा दोस्त मनोज 213 नंबर है, अभी IRTS बना हुआ है, इतने कम रैंक पे भी उसको मिल गया सर्विस, क्योंकि उसने ऑप्शनल की नॉलेज ली और बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट में ठूंस दी। बोले मैं पढ़ नहीं पाया, मेरी शादी हो रही थी उस साल। इतने लो स्कोर पे भी आपको आगे रैंक मिल गया। अब हमारा मोटिव ये नहीं होगा कि बाकी जो बच्चे ज्योग्राफी, इससे क्या पता चलता है कि मैक्सिमम ज्योग्राफी के बच्चे 220 से लेके किसके बीच में नंबर लेके आते हैं? 250, और सबको क्या मिल जाती है? रैंक। क्योंकि सबका ये वाला पोर्शन स्ट्रांग होता है, एक तो ज्योग्राफी वाले ऑप्शनल वालों का, एक दूसरे ऑप्शनल वालों का भी। GS का करो, ज्योग्राफी, हम दूसरे ऑप्शनल वाले बच्चों को भी बीट करेंगे और अपने ऑप्शनल वाले बच्चों को भी बीट करेंगे। हम और भी क्या पैरेलल स्ट्रांग करेंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर ये वाला टॉपिक देखो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। क्या आ गया? आपका जो GS3 का मेंस का पूरा जो सिलेबस है वो ये रहा। डेवलपमेंट, मेजरमेंट, प्रॉब्लम, रिसोर्सेस कहाँ कहाँ हैं, एग्रीकल्चरल रीजन कहाँ है, एनर्जी का क्राइसिस क्या है, लिमिट्स टू ग्रोथ क्या है, फूड और न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम क्या है, PDS ये और वो, फेमीन, कॉज, इफेक्ट। यहां देखो पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, किधर करना है, किधर कैसे करना है, क्यों करना है, किसके संग FTA किया, क्या किया, ये सब के सब यहां पढ़ना है हमको। और ये किस में पढ़ते हैं अपन? इकोनॉमी में। इसका मतलब तुम्हें इकोनॉमी पे उतना जोर नहीं देना। इकोनॉमी के जो मेंस के सिलेबस में बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी, दो एक चीजें बस वही मेंशन नहीं है, यहां पूरा इकोनॉमी आया हुआ है। कौन सी इंडस्ट्री है, क्या होगा, ये देखो, वर्ल्ड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ही क्या होनी चाहिए, कौन सी लोकेशन,
सारी की सारी चीजें यहाँ है ऑप्शनल में। अगला हो देखो पॉपुलेशन एंड आईएएस बन जाओगे। राजस्थान के अंदर फॉर एग्जांपल राजस्थान लैंड टेनेंसी और लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1955 1956, आरएस का जब पढ़ोगे तब आएगा सामने। उसके अंदर जब अधिकारी बनते हैं तो एक्ट के अंदर सेक्शन आते हैं, ये तो पुरानी दूसरी नॉलेज फ्लॉन्ट कर रहा हूं, सेक्शन 113, सेक्शन 120, सेक्शन 173। उसके अंदर आपको पूरा का पूरा पॉपुलेशन का रजिस्टर बनाना पड़ता है। ओनली जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, कौन सी पॉपुलेशन को किधर शिफ्ट करना है, कौन सी नई कॉलोनी बनानी है, कौन सी कॉलोनी में इंडस्ट्री बनानी है, कौन सी कॉलोनी में रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स खोलने हैं, कौन सी कॉलोनी में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खोलने हैं, ये ड्यूटी किसकी होती है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। इसीलिए मैक्सिमम कलेक्टरशिप वाले भी जो रोल होते हैं वो इन्हीं बैकग्राउंड वाले लोगों को मिलते हैं जिसका ये वाला पोर्शन स्ट्रांग होता है। बात समझ में आया? कौन सी, ये देखो पॉपुलेशन, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, सिंपल टॉपिक, एक वर्ल्ड मैप बनाएंगे, गेम ओवर, ग्रोथ दिखा दी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आया? कहां कहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है? बिल्कुल। डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट, डेमोग्राफी क्या होती है आपकी? माइग्रेशन, टॉपिक क्या आ रहा है? ये वाला जो टॉपिक है पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, माइग्रेशन, ये आपका GS1 सोसाइटी में आता है। किस में आता है? सोसाइटी। आपको सोसाइटी में मदद मिलेगी पूरी, आपको सोसाइटी भी अलग से नहीं पढ़ना। अगर आपका ऑप्शनल कौन सा है? ज्योग्राफी। अभी दिखाऊंगा आगे, वो वाले टॉपिक भी लेके आया। इसको देखो, सोशल वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, आगे का रिटर्न है पॉपुलेशन है सोशल कैपिटल। ये सोशल कैपिटल किसके सिलेबस में मेंशन्ड है? ऑप्शनल। ऑप्शनल कौन सा? ज्योग्राफी। अब यहां देखो, जो सिर्फ ज्योग्राफी एनवायरमेंट के हैं वो तो आते ही है 1/3 क्वेश्चन। प्रीलिम्स में आया सीधा क्वेश्चन, सिलेबस से डायरेक्ट उठ के आया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री व्हाट इज कंसिडर्ड एज सोशल कैपिटल? सोशल, सोशल कैपिटल में कौन होता है? पॉपुलेशन। किसी को सिर्फ सिलेबस ही याद है तो ही पता चल जाएगा, पॉपुलेशन एज सोशल कैपिटल। और किसी भी कंट्री के संदर्भ में सोशल कैपिटल क्या होता है? नीचे आंसर देखो क्या है, बिल्डिंग है, पॉपुलेशन है, एक बोल रहा है साइज, बोल रहा है क्या, बोल रहा है साइज, एक बोल रहा है ट्रस्ट और हार्मनी इन द सोसाइटी। उस पॉपुलेशन में देखो ट्रस्ट और हार्मनी कितना है, सिंपल। जब अपन उस टॉपिक को पढ़ेंगे सीधा आंसर। आपके ऑप्शनल के जो हेडर्स हैं ये भी डायरेक्ट आ रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी वाले, फिजिकल वाले तो आता ही आता है, ज्योग्राफी तो किसके अंदर? प्रीलिम्स में। हर साल इनमें से पॉपुलेशन के ऊपर सवाल आता है। लास्ट ईयर देखो पॉपुलेशन के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। इनमें पूछा था कि कौन से कंट्री के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, कौन से कंट्री में पॉपुलेशन कम है, इटली, साउथ कोरिया, जापान। हर साल एक ना एक क्वेश्चन इनसे आते हैं टॉपिक से। बात समझ में आया? नेक्स्ट देखो, ये वाला जो टॉपिक है ये आपकी 12th क्लास की इकोनॉमिक ज्योग्राफी में डायरेक्ट है, सैटेलाइट टाउन। इस टॉपिक को देखो, टॉपिक का नाम क्या है? अच्छा, सैटेलाइट क्या होता है? जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है, इसको अपन क्या बोलते हैं? मून। अपन आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब सैटेलाइट टाउन क्या हो जाएगा? कोई एक मेन सिटी है, उसके 4-5 आसपास में कोई टाउन, जैसे दिल्ली, दिल्ली के आसपास कौन हो जाएगा? गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनेपत, पानीपत। ये सारे के सारे सिटी किस पे डिपेंडेंट है? दिल्ली पे। ये क्या हो जाएंगे? इसके सैटेलाइट टाउन्स। जब भी कोई एक बड़ा टाउन होता है, कोई बड़ा सिटी होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो सरकार पास में एक नया टाउन बना देती है ताकि कुछ पॉपुलेशन वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाए और उस सिटी पे प्रेशर आना कम हो जाए। सिटी की प्लानिंग कौन अच्छा कर पाएगा? जो जिसका बैकग्राउंड क्या होगा? ज्योग्राफी। इसीलिए आपके प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग में काफी इजी रहेगा। आपका बैकग्राउंड इसमें स्ट्रांग होना चाहिए। अब ये वाला टॉपिक देखो, ये टॉपिक ऑप्शनल के बच्चों को ऑप्शनल करने के बाद तक भी पता नहीं चलता कि क्या होता है। और ये मैं आपको सिर्फ अभी वर्कशॉप में बातों बातों में ही समझा जाऊंगा, जब अपन पढ़ेंगे तब तो बात बिल्कुल अलग है। ये कह रहा है प्राइमेट सिटी, क्या कह रहा है? बाकी सारा का सारा टॉपिक आपका सोसाइटी वाला ही है। जो ऑप्शनल वाला है वो सिर्फ और सिर्फ मेनली क्या है इसके अंदर? प्राइमेट सिटी और रैंक साइज रूल। बाकी सबको आपको GS1 सोसाइटी में भी पढ़ना है, इकोनॉमी में पढ़ना है, GS में ही पढ़ना है, ठीक है। अब वो बात अलग है, आपको क्या पता सिलेबस नहीं मालूम हो वहां का। अगर नहीं मालूम है तो सिलेबस डिट्टो ये आगे भी दिख जाएगा।
प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट है, रैंक साइज रूल का कंसेप्ट है। ठीक है, एक बार में समझ में आ जाएगा भी। मुझे एक काम करो, यूएसए कंट्री का नाम सुना है? यूएसए के कोई भी सिटीज का नाम बताओ। वॉशिंगटन, वेरी गुड। वॉशिंगटन उन लोगों की क्या है? कैपिटल। और बताओ? न्यूयॉर्क, वेरी गुड। और बताओ? कैलिफोर्निया। और डेट्रॉइट, वेरी गुड। और बताओ? डेट्रॉइट। बताओ बताओ? लॉस एंजलिस, एयर वो। ठीक है, आइडिया है आप लोगों को? यूएस इंडिया के पास है कि बिल्कुल दूर है? वो बॉलीवुड वाली सात समंदर पार ही है वो। भारत इस कोने पे, वो उस कोने पे। भारत का बिल्कुल पड़ोसी मुल्क चिपका, जिसको हमने आजाद कराया, आजाद करवाया, कौन? बांग्लादेश। उधर आपने 5-6 सिटीज का नाम दे दिया। यहां बताओ पहला सिटी, दूसरा बताओ। दूसरा नहीं मालूम। और इसको तो अपन ने चारों ओर से गोदी में लिया हुआ है, नॉर्थ यूं भाई की तरह मैप में। एक और है जो बिल्कुल कंधे पे बैठा रखा है, इसका पूरा बोझ, नेपाल। नेपाल में बताओ सिटी? काठमांडू, बस। यस और नो? एक और है हमारा प्यारा भाई, भूटान। कैपिटल भी मालूम नहीं होगी मैक्सिमम को। मैं कह रहा हूं दूसरी तीसरी सिटी तो भूल ही जाओ। और सबसे फ्रेंडली रिलेशन हमारे किसके साथ हैं? भूटान के साथ। म्यांमार, म्यांमार को पास्ट में क्या बोलते थे? रंगून। वो गाना सुना ना, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया मुझे टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। पुराने जमाने में इंडिया का और म्यांमार का पार्टीशन थोड़ी हुआ था, ब्रिटिशर करके तोड़ के चले गए। इसीलिए आज भी देखो ओपन बाउंड्री है, क्योंकि वहां की ट्राइब वहां जाती है, यहाँ की ट्राइब यहाँ आती है। देश एक ही था, डिवाइड कौन करके चला गया? ब्रिटिशर्स। वो गाना था पास्ट में बॉलीवुड में, ये मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया मुझे टेलीफोन, बहुत पुराना गाना था वो। आप ये देखो म्यांमार अपना बिल्कुल पास में है। भारत सरकार की पॉलिसी, एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट, सब कुछ कहां से स्टार्ट होती है? म्यांमार की सिटी का नाम बता दो। नहीं मालूम? यूएसए में तर 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 जवाब दे रहे थे, क्योंकि वहां की सिटीज अपने आप में डेवलप हो चुकी हैं इतनी कि सबको उनके नाम मालूम है अलग अलग जगह। आज अगर आप जयपुर में हो, क्यों हो? पढ़ाई के लिए। ठीक है, कोई अगर डूंगरपुर का, बेटा आप कहां के हो? हाँ, सीकर का है। ठीक है, अब सपोज करो लड़का अगर सीकर का है और इसको खरीदनी है रेंज रोवर। क्या खरीदनी है? रेंज रोवर। पसंद है कि नहीं? क्या पसंद है? जी वैगन, मतलब बीएमडब्ल्यू कहना चाहता है, प्रोनाउंस बीएमवी करते हैं। बीएमडब्ल्यू में कौन सी पसंद है? कोई सी भी चलेगी। सीकर में क्या पता शोरूम ना हो। 100% शोरूम किसे मिलेगा? जयपुर में। सिटी इतना बड़ा हो चुका है कि सारे के सारे फंक्शन मिलेंगे यहां पे। सारे के सारे क्या मिलेंगे? आगे क्या लिखा हुआ है? फंक्शन, यानी रोल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, सारे। सिटी का एक साइज तो होना चाहिए। आपके पास में जो सिटी है, कोई अगर टोंक का है, उसको शादी करनी है, बढ़िया अच्छी अच्छी शेरवानी वरवानी चाहिए, वहां तो मिलेगी ही नहीं। किधर आना पड़ेगा उसको शॉपिंग के लिए? जयपुर। जयपुर के पास में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जयपुर के पास में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए जयपुर को हमने क्या चूज किया? हमारी कैपिटल। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब पैरेलली दूसरी सिटी भी ग्रो कर रहे हैं राजस्थान में, जैसे जोधपुर, जैसे कोटा। अगर आज राजस्थान सरकार ये सोच ले कि मुझे कैपिटल शिफ्ट करनी है जयपुर से जोधपुर, तो वो कर सकती है, क्योंकि जोधपुर में ऑलरेडी कौन है? हाई कोर्ट। जोधपुर में ऑलरेडी क्या है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर। पर क्या मैं मेरी कैपिटल शिफ्ट करके डूंगरपुर कर दूं, श्रीगंगानगर कर दूं? वहां तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। ये बाकी की जो सिटीज हैं, ये कंट्री हैं, ये इतने गरीब हैं कि इन्होंने अपना सारा का सारा पैसा किसी एक सिटी में ही इन्वेस्ट कर रखा है। तो वो सिटी इस कंट्री की क्या हो गई? प्राइमेट सिटी। क्या हो गई? जितना भी कंट्री बड़ा है, आप किसी भी सिटी में क्यों नहीं रह रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट सिटी तो यही होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी या फिर प्राइमेट। यूएसए में कोई प्राइमेट सिटी नहीं। आज चाहे तो आज कैपिटल शिफ्ट कर दें कहीं पे भी, क्योंकि हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। ये कंट्री अंडर डेवलप्ड है, इसीलिए हमेशा प्राइमेट सिटी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आपको देखने को सबसे ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, दूसरा टॉपिक क्या था? एक था प्राइमेट सिटी, दूसरा कौन सा था? सिटीज आपस में इतने नजदीक है, उनके अंदर रैंकिंग हो रही है, कंपटीशन हो रही है, 1 2 3 1 2 3। ये हमेशा मेनली किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको? डेवलप्ड कंट्रीज में।
ये कंट्री टॉप पे, ये सिटी टॉप पे, ये सिटी नंबर 2 पे आ रहा है, आज चाहूं तो इसको बदल दूं मैं, क्योंकि सबके सब ऑलमोस्ट किस में बराबरी में। बाकी हर जगह प्राइमेसी बनी हुई है। प्राइमेसी मतलब इंपॉर्टेंस। एक ही सिटी के अंदर ही सारी की सारी चीजें डिपेंडेंट हैं। पूरे पूरे देश में आपको कुछ भी चीज करनी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे जुडिशियल हो, चाहे सेक्रेटेरिएट हो, शॉपिंग हो, ये हो, वो कुछ भी हो, शौक हो जाओगे जान के बांग्लादेश के लोग जो ठीक ठाक हैं वो शॉपिंग करने के लिए कोलकाता आते हैं, क्योंकि ढाका का लेवल कोलकाता जितना भी नहीं है। तो इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी हो जाएगी? कोलकाता। तो कोलकाता प्राइवेट सिटी हो गई कंपेयर टू व्हाट? ढाका। ढाका अपने आप में क्या है? कैपिटल। पर ढाका को अगर आप देखोगे बांग्लादेश के अंदर, तो बाकी सारी सिटीज में क्या है? इंपॉर्टेंट। कल को जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे, आपको यही वाली इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी कि अगर एक सिटी ऐसा है जो बहुत ज्यादा पिछड़ा है, तो मैं उसके अंदर कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डालूं? वो जो ऑलरेडी किसी दूसरी सिटी में प्रेजेंट है, फिर जो दूसरी सिटी में भी प्रेजेंट नहीं है, जो कहीं भी प्रेजेंट नहीं होगा, मैं वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डालूंगा, ताकि इस सिटी के अपने आप में क्या बने? एक पहचान। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट, वो क्या है? वो यही तो है। हर डिस्ट्रिक्ट के अपने आप में क्या बननी चाहिए? पहचान। हर डिस्ट्रिक्ट का अपने आप में क्या होना चाहिए? एक फंक्शन। भाई ताले लेने हैं तो वहीं जाओ, साड़ी लेनी है तो वहां जाओ, एजुकेशन लेनी है तो वहां जाओ। होता है कि नहीं होता? राजस्थान में एजुकेशन लेनी कहां जाओगे? कोटा। देखो सीकर पैरेलली आ रहा है एजुकेशन में, सीकर भी उस फंक्शन को लेके आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी सिटीज ग्रो कर, यही था जो टॉपिक ऑप्शन का था, और अभी तो पढ़ाया भी नहीं है। और ये एग्जांपल वहां लिखवाना है हमको। प्राइमेट सिटी कौन से होते हैं? रैंक साइज रूल कौन से होते हैं? 10 मार्कर, बस सिंपल। कोई भी चीज इसमें रटने का नहीं है। बाकी सारी की सारी चीजें आपकी वही कॉमन। लास्ट देखो क्या है आपका? रीजनल प्लानिंग। रीजन को कैसे प्लान करोगे? आपकी पॉलिटी के अंदर आता है वो आर्टिकल 243ZD और 243ZE, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और म्यूनिसिपल प्लानिंग कमेटी। म्यूनिसिपल कमिश्नर, नगर निगम सीईओ, ये सब आगे बैठते हैं, रीजन को प्लान करते हैं। मैप निकाल लेंगे जयपुर शहर का, कि जयपुर शहर के अंदर रीको इंडस्ट्रियल एरिया होगा, महिंद्रा सेज यहां होगा, ये नई कॉलोनी यहां बनेगी, ये वाला पार्क यहां बनेगा। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? आपका रीजनल प्लान। और कोई अगर एरिया ज्यादा पिछड़ा है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का मैप लोगे तो वेस्टर्न अरावली ज्यादा पिछड़ा होगा, फिर वो दिमाग लगाएंगे क्यों पिछड़ा हुआ है ये? अच्छा यहाँ पे पानी नहीं है। क्या नहीं यहाँ पे? तभी तो पिछड़ा हुआ है। इनको पानी दो, जो चीज नहीं है वही दोगे। उस रीजन की क्या कर रहे हो? प्लानिंग। प्लानिंग कैसे दोगे उनको? इंदिरा गांधी कहना। हाड़ौती वाला रीजन है, नदियां तो खूब हैं पर बाढ़ ज्यादा आती है, बाढ़ की वजह से यहां पे कोई भी इनकम नहीं है, ईआरसीपी लेके आ गए, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। अब सबको पानी मिलेगा, इरिगेशन मिलेगा, और फ्लड नहीं होगा। रीजन की क्या कर रहे हो आप? प्लानिंग। ये सारी की सारी चीज इसके अंदर आएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला जो टॉपिक है, ये आपको आईआर में और पॉलिटी में सबसे ज्यादा मदद देगा। आईआर, पॉलिटी, दूसरे जो भी ऑप्शनल हैं सब में, इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स खींच सकते हो, मैक्सिमम। और सबसे इजी है मॉडल, थ्योरीज एंड लॉस। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है अभी, इजराइल और उसका ईरान का वॉर चल रहा है अभी, देखा है कि नहीं देखा? अब इन टॉपिक को देखो, बस एक बार इनके नाम देखते चलो आप। एक तरफ वर्ड क्या लिखा हुआ है? सिस्टम एनालिसिस। एक तरफ लिखा हुआ है मार्क्स, एक तरफ क्या लिखा हुआ है? मार्क्स। कौन पढ़ते हैं मार्क्स? कोई और देखो सारा का सारा यहां है। एक आ गया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। अभी भारत सरकार ने बोला हम दो, हमारे दो से ज्यादा बच्चे नहीं। आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट में क्या है। केरला पैसे दे रहा है बच्चे एक्स्ट्रा पैदा करने के, नॉर्थ इंडिया वाले लोग पकड़ पकड़ के नसबंदी करवा रहे हैं, मना कर रहे हैं कि अगर 2 से ज्यादा बच्चों को तो सरकारी नौकरी नहीं देंगे। आपको मॉडल पता होना चाहिए, किस मॉडल के ऊपर बोल रहे हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, और इस नॉलेज को लेकर तुम जीएस में डालना, सोसाइटी में और सोशल जस्टिस में, तुम्हें वहां भी ज्यादा नंबर मिलेंगे। और कौन कौन सी चीज आ रही है देखो, वेबर का मॉडल आ रहा है, इंडस्ट्री का लोकेशन। जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाले होते हैं वो इसको पढ़ते हैं सबसे पहले, कि किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन होगी तो वो कहां होगी, क्योंकि उसका मॉडल ही किसने दिया है? वेब। और याद करो इकोनॉमिक ज्योग्राफी किसका पार्ट था? ज्योग्राफी का। इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, वो किसका पार्ट थे? सारे के सारे इसी का पार्ट थे। आगे देखो और टॉपिक के नाम, इधर देखो, ओस्तो आ गया, ये है रोस्तो। क्या है ये? कैपिटलिज्म जो स्टार्ट हुआ है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, मार्क्स ने तो क्या स्टार्ट किया था? कम्युनिज्म। जो कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ है वो इस मॉडल की वजह से स्टार्ट हुआ है। इसको अपन अच्छे से देखेंगे। लास्ट वाला टॉपिक ये देखो उधर, ये है सबसे मेन। एक क्या है? इस साल आरएएस के मेंस में आया रशिया यूक्रेन वॉर।
एक तरफ है हार्टलैंड, एक तरफ कौन है? रिमलैंड। ये वर्ड देखो, रिमलैंड, नाम देख रहे हो ये रिमलैंड क्या होता है? इसका नाम सुना होगा आपने, देखो भी, IORA। पढ़ो, देखो टॉप पे क्या लिखा हुआ है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो रिम नाम से एक्सरसाइजेस करती हैं, रिम नाम से एसोसिएशन बनाती हैं। नाम क्या आता है? रिम। द ग्रेट पैसिफिक रिम, जापानीज रिम, इधर कौन आ जाता है? इंडियन ओशन रिम। रिम का मतलब ये होता है जो कोस्टल कंट्री होते हैं। कौन होते हैं? हमने कोस्टल कंट्री को जोड़ा, ये बना दिया सागरमाला, सागर इनिशिएटिव। ये सारे के सारे क्या हैं? इन कंट्रीज को जोड़ के रखना है जो क्या है अपने आप में? कोस्टल रिमलैंड। अभी नया बना है वो इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर। तो देखो किसी अंदर नहीं जा रहे अपन, कोस्टल कंट्रीज को टच करते जा रहे हैं। वो सारा का सारा कौन सी थ्योरी बेस्ड है? रिमलैंड। जो अंदर की तरफ जा रहे हैं, जो कोस्टल नहीं है, वो कौन से वाले होते हैं? हार्टलैंड। जैसे रशिया बिलीव करता है किसमें? हार्टलैंड। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर लिया क्योंकि लैंड वाला रीजन था, बोले इसको मेरे हाथ से नहीं जाने दूंगा। जो जियो पॉलिटिक्स होती है, वर्ड क्या आता है? जियो पॉलिटिक्स यहां से आती है। फिर ये देखो, जो सबसे ज्यादा लड़ाई चलती है इंटरनेशनल रिलेशन की हर कंट्री में, अर्मेनिया, इंडिया, चाइना, ये क्या लिखा हुआ है? इंटरनेशनल बाउंड्री एंड। जो भी IR है मेन बिल्कुल ठोक के बता सकता हूं, इससे ज्यादा बाहर इन टॉपिक से ज्यादा कहीं नहीं आ सकता। हर टॉपिक में भी IR थोड़ा बहुत तो इंटरनेशनल रिलेशन आएगा, पॉलिटी कहीं बाहर की है, सब पॉपुलेशन कहीं बाहर की। ये था आपका पेपर 1। पेपर 1 सबसे सिंपल। ऊपर वाला सेक्शन सबको मालूम है कौन सा? फिजिकल, मॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, फिर आता है सॉइल और एनवायरमेंट, ये वाला सेक्शन। इस वाले सेक्शन में ये सब कुछ इजी है। हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है तो कौन सारे सेक्शन पे करनी है? इस पे, ताकि सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी वालों से एज नहीं लें। और मैं तुम्हें इस लेवल, इस सब्जेक्ट में ऐसा कर दूंगा, तुम जो बाकी वाले सब्जेक्ट है ना, ये जो इनको पढ़ते हैं, रेडिकलिज्म, पॉजिटिविज्म, उनसे बहस करने लग जाओगे, तुम डिफीट करने लग जाओगे उनको। कोई अगर उस सोशल बैकग्राउंड से भी आ रहा है तो तुम्हारे पास, उसके पास इससे ज्यादा नॉलेज होगा। इसको देखो, भारत सरकार इसको कितना ज्यादा मानती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI रैंक कितनी चल रही है, क्या नहीं चल रही, ये सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा? हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। ये था पेपर 1 का सिलेबस। किसका था? ये सबसे सिंपल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। जो आपने पेपर 1 में पढ़ा वो ही कॉपी पेस्ट किसमें हो जाएगा? पेपर 2 में। देख लो, इंडिया की फिजिकल सेटिंग। फिजिकल सेटिंग मतलब हमारी प्रेजेंस कहां कहां है, हमारे नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं, स्पेस रिलेशनशिप, स्पेस मतलब एरिया, नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, देखो ये रहा नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रेनफॉल, ये मॉनसून, वेजिटेशन, सॉइल टाइप, पहले ही पढ़ चुके सॉइल टाइप। बस है, अब बस कॉपी पेस्ट है, कुछ भी नया नहीं करना। नाम का सिलेबस बड़ा है। जब अपना कोर्स चलेगा ना 6 से 7 महीने का, लगभग 5 महीना तो सिर्फ और सिर्फ मैं तुमको पेपर 1 ही कराऊंगा। और पेपर 1 पता है कैसे कराऊंगा? जब मैंने वहां पे करवाई तुमको सॉइल्स, तो मैं वहीं के तुम्हें इंडियन सॉइल्स भी करवाऊंगा, ताकि तुम साथ में क्या कर लो? लिंक। अगर क्वेश्चन आया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, तो बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ वो वर्ल्ड की लिख के आ जाते हैं, किसकी भूल जाते हैं? इंडिया की। इंडिया के नंबर नहीं आते। जब क्वेश्चन इंडिया का आए तो तुम उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज किसकी भी डाल दो? वर्ल्ड की। इसको बोलते हैं इंटरलिंकेज। क्या बोलते हैं? दोनों को साथ में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को। बात समझ में आया? तब आएगा मैक्सिमम स्कोर। सेम वही फ्लड और ड्रॉट, यही तो है फ्लड ड्रॉट क्लाइमेटिक रीजन डिजास्टर मैनेजमेंट। और हर साल साइक्लोन फ्लड ड्रॉट, साइक्लोन फ्लड ड्रॉट, इन्हीं पे ही आता है। अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट, यही आते हैं बार बार। 2-3 टॉपिक तो कोई अगर टीचर अपनी मर्जी से क्लास में करवाना चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट में तो करवा दे, अगर वो करंट अफेयर पे बेस्ड है। पर हमेशा जो पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं? ये। नेक्स्ट देखो, रिसोर्स, पहले भी अपन ने देख लिया था, याद करो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर आता था। वही एनर्जी, मिनरल। अब देखो ये दिख गया, एनर्जी क्राइसिस दिखा सबको? ये देखो क्या लिखना है यहाँ पे? सेम, दिखने में ऑप्शनल बड़ा है। एक बार पेपर 1 हो गया तो पेपर 2 भी हो गया। सेम चीज है, डिट्टो। एग्रीकल्चर, आपको GS3 छूने की जरूरत नहीं, आज घर जाके देखना एग्रीकल्चर वाला टॉपिक इकोनॉमी का। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक इकोनॉमी में आता है, ये आ गया सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर।
इरिगेशन क्या है, सीड क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, लैंड रिफॉर्म GS3 इकोनॉमी में आता है। किस में आता है? GS3 इकोनॉमी। ये रहा पूरा लैंड रिफॉर्म आएगा यहाँ पे क्लास में। ये इंडिया स्पेसिफिक हो गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव पूरा का पूरा वही है। ग्रीन रेवोल्यूशन, लाइव स्टॉक, याद करो पिछले वाले भी देखा था, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट, ये रहा एग्रो फॉरेस्ट्री। बस एक बार पेपर 1 हो गया, ऑटोमेटिकली मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका? पेपर 2 हाथों हाथ, कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है। एक्वाकल्चर जो पानी में, सेरिकल्चर, ये तो बच्चे पढ़ते हैं, देखो एक्वाकल्चर एग्रीकल्चर क्या है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जब टॉपिक आएंगे इनके अंदर बस एक कोई कोई बंदे का नाम लिख दिया, कोई थ्योरी का नाम लिख दिया, बस। आगे देखो क्या है नेक्स्ट वाला टॉपिक, कौन सा है? इंडस्ट्रीज। देखो इसको, इंडस्ट्रीज अगेन इकोनॉमिकल, देखो पूरा इवोल्यूशन कहां से आया, लोकेशन कहां से। अब देखो इंडस्ट्री ऑलरेडी अभी आ चुका है इकोनॉमिक जगह है, फिर यहाँ पे आ चुका। कौन सी इंडस्ट्री कहां बनेगी? स्टील की, आयरन की। और ये जीएस के अंदर पूछते हैं आयरन और स्टील, जो ऑप्शनल ज्योग्राफी के नहीं भी है वो भी। तो तुम ज्यादा अच्छा कर पाओगे फिर वो सोशियोलॉजी वाले जो क्वेश्चन आए, ट्राइब वाले, पॉपुलेशन वाले, माइग्रेशन वाले। अब सोचो माइग्रेशन सोसाइटी में आता है, एक बच्चा जिसने सोसाइटी की क्लास में माइग्रेशन पढ़ लिया, एक है जिसने माइग्रेशन ऑप्शनल वाली क्लास में पढ़ा है। ज्यादा अच्छा माइग्रेशन किसको पता होगा? ऑप्शनल वाले को। हर चीज वही है लिंक। एमएनसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वही इकोनॉमी आ गई, मल्टी नेशनल। और यहां देख के शॉक हो जाओगे, ये क्या लिख रहा है देखो, लिबरलाइजेशन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आपका पूरा का पूरा इकोनॉमी यहीं से आएगा। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था तो तब चलेगी जब आपके पास में कंट्री की ज्योग्राफी होगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां बनाना है, कहां नहीं बनाना, पढ़ते इकोनॉमी में, पर ये आएगा किसमें? ज्योग्राफी। अंडररेटेड सब्जेक्ट है, यही फायदा है इसका। अभी कोई अच्छा है, अगर कोई दोस्त भूला भटका कहीं और जा भी रहा है पढ़ने, अच्छा है, इट इज एन एलिमिनेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन। आप अपने में फेथ रखो और इन टॉपिक को पढ़ते जाओ, क्योंकि वो वाला बच्चा, अब ये श्योर है कोई दूसरे ऑप्शन वाले बच्चे के इतना ज्यादा डायनेमिक पॉइंट्स नहीं आएंगे कि वो एक ऑप्शन में इतनी सारी चीज पढ़ ले। और वही जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, यहां देखो सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, अराउंड 60% मेंस का सिलेबस यहीं से आएगा। अगर मैंने ये वाले टॉपिक यहां से पढ़ ली, इसका मतलब अब मुझे दूसरी क्लास में बैठ के उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हो गया, इसको देखते ही खुश हो जाओगे। सबसे लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, रोड, रेलवे, वाटर। ये सीधा आपके इकोनॉमी में रिटर्न है, GS3 इकोनॉमी में। इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे भारतमाला, ये और वो सबके सब इसी में आएगा। पाइपलाइन नेटवर्क कौन सा है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ज्योग्राफर्स ही बनाएंगे। पोर्ट्स कहाँ है, अगेन उधर भी देखा था फॉरेन ट्रेड, ट्रेड पैटर्न, इधर भी क्या आ रहा है? ट्रेड। वहां हो गया, कहानी खत्म। डिट्टो वही, उधर भी देखा था ट्रेड पॉलिसी क्या होता है, ये रहा। देखो ट्रेड बैलेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अब आप बाहर जाके किसी को बोलो मैं आज ट्रेड बैलेंस पढ़ के आऊं, तो वो बोलेगा इकोनॉमी पढ़ के आया क्या? आप बोलोगे नहीं, ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ के आया। बात समझ में आया? क्योंकि ट्रेड तो वैसे ही होगा जब आपकी ज्योग्राफी आपको अलाउ करेगी। आपको बताओ फिर इकोनॉमी में मदद मिलेगी नहीं मिलेगी? आपने वहां भी पढ़ा था रीजनल प्लानिंग, अगेन यहां पर भी क्या आ गया आपका? रीजनल डेवलपमेंट। हर चीज आपस में आगे लिंक्ड है। इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड, और सबसे लास्ट में देखते ही शॉक हो जाओगे, स्पेस प्रोग्राम, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहां होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए। इसरो का एक क्वेश्चन आ गया था 2017 में। बाकी वाले बच्चे बोले अरे क्या है ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं, ऑप्शनल सिलेबस का पार्ट है, पूरा मदद देगा। साइंस एंड टेक के अंदर पूरी मदद मिलेगी। श्रीहरिकोटा क्या है, वहीं से ही क्यों होते हैं लॉन्च, आपको पता चलेगा, सारी की सारी चीजें यहीं पता चलेगी। किसके अंदर आ जाएगा ये आपका? इंडियन ज्योग्राफी। लास्ट बिल्कुल सिंपल, कल्चरल सेटिंग क्या आ जाएगा? ये आपका पूरा पूरा सोशियोलॉजी। वही पॉपुलेशन जो अपन ने वहां पे देखा था पॉपुलेशन में वर्ल्ड में, वही यहाँ है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इंडियन सोसाइटी, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब वही आपकी ट्राइब्स। रिलीजन कौन कौन से हैं, ये देखो ये आ गया, मेजर ट्राइब्स। ट्राइब्स कौन पढ़ता है? ट्राइब्स तो वहां वाले पढ़ते हैं, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। लिटरेसी रेट क्या है, वर्क फोर्स क्या है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ये सारी की सारी चीज। हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इसीलिए मैं जब पास्ट में चाणक्य में था, मैंने वहां पे खुद ने मैंने सोसाइटी टॉपिक पढ़ाया था, और आज तक मेरे बच्चों के 70 या 80 पेजेस समथिंग के सोसाइटी के नोट्स हैं बस। कौन सी वाली क्लास में हो?
तो जब होगी तब आ जाना ना, उधर उधर बैठ जाओ बीच, है ना। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका किससे रिलेटेड हो गया, आपका सोसाइटी से। डिट्टो कॉपी पेस्ट सोसाइटी सोशल जस्टिस दिया आएगा। यहां पे कौन सा वाला टॉपिक आपका, वहां पे भी आपका देखा था रीजनल प्लानिंग, ये रहा वो अर्बन सेटलमेंट मोर, डिट्टो वही सैटेलाइट टाउन, टाउन की प्लानिंग कैसे करनी है, अपन ने पहले देखा था टाउन प्लानिंग रीजनल प्लानिंग। वहां जो टॉपिक है वही यहीं पे यहाँ पे क्या है, कॉपी पेस्ट, बस इंडिया स्पेसिफिक देख रहा है। इंडिया स्पेसिफिक में आपको वहीं करा दूंगा ताकि आप हाथों हाथ रिलेट करते जाओ। अगेन वही रीजनल प्लानिंग एंड डेवलप, ये वाला टॉपिक आपको GS2 पॉलिटी और गवर्नेंस में हेल्प दिलाएगा। देखो इसके अंदर क्या है, एक तो अगेन वो इकोनॉमी वाला आ गया, कौन सा 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान आप किसके अंदर पढ़ते हो, इकोनॉमी, ये आ गया 5 ईयर प्लान। आगे देखते जाओ, ड्रॉट प्रोन एरिया, डेजर्ट प्रोन एरिया, हिल और ट्राइबल एरिया। धीमे धीमे जैसे टॉपिक के अंदर डेप्थ में आओगे आप देखते जाओगे, जैसी पॉलिटिकल एस्पेक्ट आएगा, इंडियन स्टेट का, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, कमिटीज बनी थी, कैसे डिवाइड करना है नए स्टेट को, नए स्टेट बनाना है तो किस बेसिस पे बनाना है, यहां से पता चलेगा। पॉलिटिकल लोग डिसीजन नहीं लेते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का, कौन डिसीजन लेता है, ज्योग्राफर। यहां रहा उसका डिसीजन। इमरजेंस ऑफ, बताओ ये अभी बताओ ये टॉपिक से इतने देखोगे तो किसका पार्ट लग रहे हैं, पॉलिटी का। कितना चांस है कि पॉलिटी अगर लोगे तो ज्योग्राफी पढ़ने को मिलेगी, पर यहां से पढ़ोगे तो उसमें भी एज लेके आओगे। अब बस समझ में, इसीलिए हमेशा टॉपर का ज्यादा मार्क्स आता है हर ऑप्शन से कंपैरिजन में, क्योंकि वो यहां का नॉलेज तो यहां डालेगा, यहां के नॉलेज को बाकी और दूसरे सब्जेक्ट में भी स्प्रिंकल करता जाएगा। सारे के सारे देखो, इंटर स्टेट इश्यूज आर्टिकल बना हुआ है हमारा तो सेंटर स्टेट इश्यूज का, वाटर डिस्प्यूट आर्टिकल 262 263, याद है कि नहीं, ये देखो सारे सारा। इंटरनेशनल बाउंड्री, वही इंटरनेशनल रिलेशन, वहां पे भी था बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स लॉज, यहां पे ये आ गया। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी इंटरनल सिक्योरिटी, ये रहा इंटरनल सिक्योरिटी पूरा। ये देखो पूरा पूरा इंटरनेशनल रिलेशन आ गया, इंडियाज रोल इन IR। जियोपॉलिटिक्स वर्ड क्या आ रहा है, अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी ओनली स्टडीज जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स, अच्छा पहले वर्ड क्या लिखा हुआ है, जियो या फिर पॉलिटी, बात समझ में आया। ये ही डिजाइन करती है आपकी क्या, पॉलिटिक्स क्या होगी कैसे होगी। यहां पे अलग अलग कंट्री के साथ में पढ़ेंगे, साउथ एशियन और वो सब क्या है। फिर सबसे लास्ट में करंट अफेयर्स क्या आ जाएगा, वही जो एनवायरमेंट वाला टॉपिक था, इकोलॉजिकल इशू, एनवायरमेंटल रिजल्ट, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, सुनामी, पूरा पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट, ये रहा। अब डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, देख लो ये रहा लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, मतलब कोई अगर कोई टीचर ऑप्शनल का किसी और दूसरे बच्चे को, ऑप्शनल वाले बच्चे को डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा रहा है तो खुद भी बेवकूफ है, बच्चे भी बेवकूफ है, कि वही टॉपिक सेम है, वहां पढ़ने की उनको जरूरत ही नहीं है। अब आप बताओ, अगर आपने इसके नोट्स बना लिए तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के अलग से नोट्स बनाने हैं, नहीं। इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स बना लिए, बनाने की जरूरत है, नहीं। इकोनॉमी हो गया पूरा, 5 ईयर प्लानिंग आ गया, ट्रेड आ गया, मॉनेटरी और बैंकिंग पॉलिसी छोड़ के सब कुछ आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, फेडरलिज्म आ गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आ गया, बचा क्या, सोसाइटी पूरी आ गई, माइग्रेशन, पॉपुलेशन, ट्राइब, सब कुछ। फिर बचा क्या, बचा हिस्ट्री, मिडीवल, सब कुछ तो नहीं आ सकता ज्योग्राफी में, बस समझ में आया। इतना है, यही बहुत है, यही काफी है। और अब फटाफट से ये देख लो इनका जो इंटरलिंकेज है वो कैसा है। ये लास्ट में कुछ एक टॉपिक है, ये जो इन दिनों थोड़ा करंट अफेयर में ज्यादा चल रहे हैं, ये आपने इनके नाम देखेंगे, देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फूड सिक्योरिटी हमेशा GS2 गवर्नेंस में आता है, पब्लिक वेलफेयर यूरो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन। प्रॉब्लम क्या है एग्रीरियन, ये पूरे इकोनॉमी वाले हैं, देखो रीजनल, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, और ये वाला वर्ड देखो अब आप, ये अपने आप में शो कर रहा है कि सुपीरियरिटी इकोनॉमी की है फिर ज्योग्राफी की है। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन इंडियन सोसाइटी GS1 में मेंशन्ड है, पूरा सोसाइटी डन, पूरी इकोनॉमी डन, इकोनॉमी बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी को छोड़ दो, पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट डन, पूरा इंटरनल सिक्योरिटी डन, एनवायरमेंट डन, और आधा पॉलिटी डन, ये रहा फेडरलिज्म और ये सब। क्या बचा, कौन सा ऐसा ऑप्शनल जो आपको इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई मदद देगा। अगर अटेम्प्ट 2 साल बाद है, शांति से 1 साल लग के ऑप्शनल पढ़ो, चुपचाप चुपचाप काम करते रहो, वही
टर्टल और रैबिट वाली रेस वाली कहानी है। और जब ऑप्शनल किसी का जल्दी कंप्लीट हो गया है, जल्दी कंप्लीशन का मतलब ये नहीं है कि वो उसको समझ में आ गया। तुम्हारे बाकी वाले भी टॉपिक है ना जो दूसरे सब्जेक्ट से ओवरलैप कर रहे हैं, अगर कोई पॉलिटी से कर रहा है, कोई सोशल से कर रहा है, कोई हिस्ट्री से कर रहा है, किसी से भी कर रहा है, उसमें तुम्हारी मास्टरी बाकी ऑप्शनल से भी ज्यादा हो जाएगी, अपने वालों में भी बाकी वालों में भी। ये फटाफट देख लो इसके ओवरलैप। ये देखो ऑप्शनल का सिलेबस तो घुमा चुके अपन। ये ऑप्शनल का सिलेबस है, वो है GS1। GS1 में ये पूरा ये सोसाइटी का सिलेबस है। सोसाइटी के सिलेबस में क्या क्या आता है आपका, देखो इंडियन सोसाइटी वहां ऑलरेडी देख चुके। डाइवर्सिटी वही ट्राइब्स ईयर वो सब। विमेन वाला अलग एक टॉपिक। देखो पॉपुलेशन आ गया, पॉवर्टी आ गया, अर्बनाइजेशन आ गया, रेमेडी आ गया। ग्लोबलाइजेशन किसके अंदर लिखा हुआ है, GS1 में। अभी जस्ट ही देख के आया ग्लोबलाइजेशन। ये डन, पूरा डन। फिर क्या बचता है आपके पास में, ज्योग्राफी। ये तो सिलेबस ही किसका है, ज्योग्राफी। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरा पूरा क्या हो गया आपका, डन। नेक्स्ट देखते चलो, इंडियन सोसाइटी। उसके अंदर वही अगेन पॉवर्टी वाले टॉपिक थे, वही डिट्टो, वो देख लो उधर, डिट्टो कॉपी पेस्ट सेम। सोसाइटी पूरा डन। एक मिनट, वही सेम इंडियन ज्योग्राफी। हाँ, इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा वाला एस्पेक्ट, नेचुरल रिसोर्सेज का है, जो हमने इकोनॉमिक में देखा था, रिसोर्सेज किधर है और वो सब। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज अपन ऑलरेडी देख चुके इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, वहां पे हो गया था वाला काम डन। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है देखो सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, और यहां पे लिखा हुआ है ये साइक्लोन। ये देखो ये ऑलरेडी वहां हो चुका, ये देखो हाईलाइटेड। सबसे पहले ही टॉपिक ही यहीं से स्टार्ट होंगे अपने, वो ये रे डन। नेक्स्ट क्या है, पॉलिटी एंड आईआर। ऐसी स्लाइड कोई और ऑप्शनल का टीचर आपके सामने कभी भी प्रेजेंट कर ही नहीं सकता, वो अलाउ ही नहीं करेगा। बात समझ में आया। उधर वाले टॉपिक देख लो, ये अब ये टॉपिक अगर यहां पे मैं इसको मिटा दूं तो ये लगेगा कि PSIR का ही है। पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है, इंडियन फेडरलिज्म, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, न्यू स्टेट, रीजन कंसेंसनेस। ऐसा लगेगा कोई PSIR का है। और देख लो वही, बात समझ में आया। आपका पूरा पूरा ये GS2 वाला है, लोकल लेवल, पंचायती राज, ये सब कुछ डन हो जाएगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस तक आ रहे हैं आपके ऑप्शनल के अंदर। डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी और एनो, पूरा डन। कौन सा, एग्रीकल्चर। तो आप ये देखो कि आपके पास में फिर बचा है क्या, और क्या बच गया। अब ये पहले आपको एक संग बताने का फायदा ये है कि देखो आप लास्ट में फटाफट फटाफट इन चीजों से आके लिंक कर। और अब क्वेश्चन पेपर देख लो, क्वेश्चन पेपर कैसा है। ये हो गया आपका सिलेबस। किसी भी साइट खोलो देखो। अब क्वेश्चन पेपर देखने से पहले एक चीज समझो, आपके पास में वहां पे ऑप्शनल के अंदर 8 क्वेश्चंस आते हैं लगभग। कितने आते हैं, आपको 5 चूज करने हैं। कितने चूज करने हैं, 5। कोई से भी 5 चूज करो। सेक्शन डिवाइडेड होते हैं, और एक हो जाएगा सेक्शन ए। अपन ने देखा था पेपर 1 में, सेक्शन ए में क्या आता है हमारा, फिजिकल। पेपर बी में हमारा क्या आता है, ह्यूमन। ये तो सबको ही मालूम है, जियोमोफोलॉजी और वो। इनको लोगे तो सबके आंसर ऑलमोस्ट क्या आते हैं, सेम। स्कोर्स लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए वो 250 और उन पे भी लोगों को रैंक मिल जाती है। और जो बिल्कुल ही टॉप आता है 300 प्लस, वो हमेशा देखना उसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ह्यूमन। क्योंकि उसको बाकी ऑप्शन वालों को भी बीट करना है, अपने ऑप्शन वालों को बीट करना है। अगर हमें 5 क्वेश्चन करने होंगे तो हमें उस साल 3 इसमें से चूज करने होंगे और 2 इसमें से। बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल सिंपल लेके चलें। पेपर 2 के अंदर आपको मैक्सिमम एडवांटेज क्यों मिलता है, क्योंकि पेपर 2 में आप याद करो एक बार, हिस्ट्री में भी पास में 320 तक आते थे, देखा था मैंने उसमें। क्यों आते थे, क्योंकि सिर्फ ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये 2 ही ऐसे ऑप्शनल हैं जिनमें मैपिंग आती है। ऑप्शनल में किसमें, वहां पे आ जाएगा 10 साइट आ जाएंगी, इंडिया का मैप आएगा, बोले आप बस मार्क कर दो। खुशखबरी क्या है, आज घर जाके आराम से देखना इस काम को। 6 से 7 लोकेशन मिनिमम PYQ से रिपीट होती है। किससे रिपीट होती है, जो पास में पूछ चुके हैं वही आते हैं। 6 से 7 लोकेशन, 2 या 3 लोकेशन वो होंगी जो किसके अंदर बेस्ड होंगी, आपके करंट अफेयर्स। आपको बस मैप में, अब सोचो सीधा 2 नंबर है। जब आपका मेंस में कट ऑफ ही कितना जा रहा है, 750,
अच्छा स्मार्ट स्टूडेंट ऑप्शनल के अंदर कितना स्कोर कर रहा है? लगभग 300। बाकी सारे सारे सब्जेक्ट में आपको लाने ही कितने पड़ रहे हैं? फिर से 450। और इस ऑप्शन में भी बाकी एज कैसे ले लोगे? एक तो ह्यूमन स्ट्रॉन्ग करके, और ये बाकी ऑप्शन में आपको इतना रूम मिलेगा ही नहीं। अगर आपने 7 के 7 क्वेश्चन अगर सीधे सीधे वहां पे आके टिका दिए, किसके? मैपिंग के, 14 नंबर डायरेक्ट। क्योंकि मेंस की कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको तो चाहिए होते हैं कितने मार्क्स? सिर्फ और सिर्फ 40%। कोई 10 मार्कर का क्वेश्चन आया तो आपको 4 नंबर से ज्यादा नहीं देगा वो, यहां आपको डायरेक्ट नंबर मिलेंगे। इसीलिए हमेशा देखो, ज्योग्राफी टॉपर के हमेशा बाकी ऑप्शनल के टॉपर से 20-30 नंबर ज्यादा हो, 20-30 नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है। एज मिल जाता है किसमें? पेपर 2 में। इसलिए जो बहुत अच्छा टॉपर होगा उसको देखना पेपर 2 में एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे, क्योंकि वो क्या करेगा? पेपर 1 की थ्योरी लेगा, किस में डाल देगा? पेपर 2 में। और पेपर 2 में भी किसके मार्क्स और खींच लेगा? मैपिंग के। ये वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं इजी इजी। अब ये देखो क्वेश्चन पेपर देखो, अब जो अपना ऑप्शनल था उसको देखते चलो। हर साल 10 मार्कर की थीम है, कोई सा भी ऑप्शन ले लो, जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आएगा। मेरे टाइम पे आया था हेलोवीन स्टॉर्म, वो क्या होता है? हर साल एक ना एक चीज ऐसी आएगी। इस पहले वाले 10 मार्क को हटाओ, अब आगे वाले देखते जाओ, थीम पकड़ते जाओ। टेम्परेट साइकिल, सी लेवल चेंजेस, सोशल, फॉरेस्ट्री, ऑप्शन से उठाया डायरेक्टली, देखते जाओ। माउंटेन रीजन, और उनके अंदर जो नए आ रहे हैं क्या? चेंजेस। माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, ये तो जीएस में भी आता है, माउंटेन बिल्डिंग, ये सब भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एग्नर वैगनर। क्या आया? अब अगली साल क्या आ जाएगा? अब 2023 में जाओगे तो ट्रेवर्थ ही था, वही रिपीटेशन है, सिंपल। अब आप चूज कर लो कि भाई मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करूंगा? 2, क्योंकि मुझे शुरू के 5 में से, ये देखा, ये सेक्शन बी है और ये रहा, मुझे इन क्वेश्चनों में से कितने चूज करने हैं? 2, मैं इसको चूज कर लूंगा। क्वेश्चन हो गया। और देखो, ओशन बॉटम टोपोग्राफी किसकी? अब इंडियन ओशन होगा, अगली बार क्या आ जाएगा? अटलांटिक, फिर क्या आ जाएगा? पैसिफिक। डन, सिंपल, माथा पच्ची नहीं है। अब ये मत सोचोगे सर ये क्या है वो क्या है, आपको तो इनमें से चूज करने हैं क्वेश्चन। जब वहां पे 10 में से 4 नंबर लाना मुश्किल है, और टॉपर अगर 500 में से 330 तक लेके आ रहा है नंबर, तो 60% ज्यादा नंबर हो गया ना, क्योंकि वो इस टॉपिक को अच्छे से घोट के गया है। जो आपने टॉपिक देखे मेंस में, डिट्टो यहां आ रहे हैं, कुछ उसके अंदर चेंज ही नहीं है। सॉइल इरोजन, एयर मास, ठीक है, और ये एनवायरमेंटल थ्योरी आ गई कोई, इसको छोड़ दो, आप इसको करो ही मत थर्ड वाले को, अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो। आपको कौन सा वाला उठा लेना है? ये उठा, और हर साल ये आएगा, एक कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। फोर्थ वाले में क्या आ जाएगा? कार्बन न्यूट्रलिटी, एनवायरमेंट, ये तो मैंने एनवायरमेंट में बता दिया होगा, ठीक है। लैटिट्यूडनल क्या है? ये देखो नीचे आओ, फिफ्थ में ह्यूमन वाले में अप्रोच आ जाएगी, उनमें से कोई ना कोई एक। ये कौन सी आ गई? बिहेवियर। एग्जाम्पल, अब सोचो तुमने इसमें एग्जाम्पल और लिख दिए, स्वच्छ भारत अभियान, ये और वो सब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मूवी बन रही है इसके अंदर, वो कौन सी थी? आमिर खान की, हमारी छोरी की छोरो उसका मैं क्या, ऐसे एग्जाम्पल भी लिखना है आपको। हमारी छोरी छोरों से कम है कि, ये कौन सी अप्रोच हुई? बिहेवियर। ये बिहेवियर ये तो है जो हमको बता रहा है कि नहीं ये लड़का लड़की नहीं, दोनों बराबर ही है। रशिया में सेक्स रेशियो ज्यादा किसका है? विमेन का। यूएस में सेक्स रेशियो ज्यादा किसका है? विमेन का। ज्यादा डेवलप्ड कौन है? वो। बिहेवियर चेंज करना होगा, ऐसे एग्जाम्पल लिखोगे डायरेक्ट आके। वाटर रिसोर्स, सिंपल। सीबीडी, या आपका मेट्रोपॉलिटन अर्बन वाले एरिया के अंदर आ जाएगा, बहुत सिंपल। सीबीडी होता है मतलब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जैसे जयपुर के अंदर चार दीवारी में घर नहीं है, जौहरी बाजार में सारे, यहाँ पे बिजनेस होता है। रात के टाइम पे जाओगे अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई रहता नहीं है। हर सिटी के अंदर एक एरिया, ऐसा एरिया होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? बिजनेस। इसको क्या बोलते हैं? सीबीडी। सब बच्चे दिल्ली का मैप बनाते हैं ज्योग्राफी वाले, तुम जयपुर का मैप बनाओगे, क्योंकि मैंने बच्चों को जयपुर का ही मैप बनवाया। तो एग्जामिनर के लिए भी क्या हो जाएगा? नया। वो दिल्ली कनॉट प्लेस पढ़ पढ़ के दुखी हो जाएगा। एक नई कॉपी मिलेगी उसको, जौहरी बाजार, संजय बाजार, नेहरू बाजार, त्रिपोलिया बाजार। अच्छा ठीक है भाई, कुछ तो कर गया। और आपके और मेरे लिए समझने में भी इजी होगा सीबीडी, ठीक है। मैंने बताया था वो रोस्टोव मॉडल, देखो ये आ गया सीधा रोस्टोव। कॉपी पेस्ट हर चीज में आप देखोगे तो बिल्कुल आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की इसमें जरूरत ही नहीं है। पेपर 2 के अंदर ये देख लो, पेपर 2 के अंदर सबसे पहले क्या आ जाएंगे? आपकी मैप, पन्ना, कराईकल, बिल्कुल सिंपल। ये आप अपना जब ऑप्शन पढ़ोगे सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। एक रिवर आएगा, एक साइट आएगा, इन सब के बारे में 2-3 आ जाएंगे जो थोड़े से क्या हो जाएंगे इनके अंदर? करंट अफेयर। लून कर्सर कहां है? ठीक है, बीकानेर। आप ये देखो मैप दे देंगे, गोले ठिकाना है यहाँ, सीधा टप से नंबर। पेपर 2 स्टार्टिंग करते ही पेपर 2 के वही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। शिवालिक कैसे बना, ठीक है,
ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से उन्होंने 2024 में पूछा, आरएस ने चिकन नेक पूछ लिया है मेंस में। वो चिकन नेक क्या हो गया हमारा, ये देखा कि नहीं देखा पेपर? आपको ये नहीं कि ये करने के बाद में वहां पे पूरा, ये देखो इंडियन स्पेस प्रोग्राम आया था, इंडियन स्पेस पॉलिसी, सब चीज पढ़ो। अब स्पेस यहां भी पढ़ोगे तो फिर साइंस एंड टेक के अंदर भी लिखोगे तो ज्योग्राफिकल वाले तरीके से लिखोगे तो वहां भी ज्यादा नंबर मिलेगा। पूरे के पूरे पेपर में आप अगर देखोगे तो वही से चीज है, वही टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म, माइग्रेशन पहले देखा था। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक बिल्कुल अलग से ही कोई उठ के आ गया और हमको समझ में नहीं आया। इस ऑप्शनल की यही ब्यूटी है, आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है बस, और कुछ भी नहीं। और अपने यार दोस्तों को यही चीज आके कन्वे करो कि आपको कोई इधर उधर भावनाओं में नहीं बहना, आपको थोड़ा सा लाइफ में प्रैक्टिकल बनना है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। अगर मेरा अटेम्प्ट ही 2 साल बाद है और अगर मैं 1 महीना एक्स्ट्रा, और होता देखो दिल्ली में भी जाओगे तो 4 या 5 महीने में ही होगा, मैं 6-7 महीने में कराऊंगा, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को ऐसे पढ़ाऊंगा अलग अलग डायमेंशन के साथ में, ताकि तुम्हारे दूसरे सब्जेक्ट में भी मदद मिले। हर जगह से वो ऑप्शनल नहीं होगा, या ऑप्शनल प्लस बाकी सारी चीजें भी करवाऊंगा। बात समझ में आया आपको? आपको शुरुआत से ही उसको वैसे लेके चलना है, प्रीलिम से मदद मिलेगा। अब मेंस के इतने सारे सब्जेक्ट हैं, उनके अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत, गेम ओवर। इस साल ऑप्शनल कंप्लीट किया, अगले साल इसके बैठे बैठे शॉर्ट नोट्स बनाए और मेंस की टेस्ट सीरीज लगाई, उसके बाद में एग्जाम पेल लिया। वरना ऑप्शनल अलग पढ़ा मैंने, 501 नंबर का 300 आ नहीं रहे उसमें, फिर दूसरे वाला ऑप्शन, दूसरे वाले जीएस के सब्जेक्ट भी पढ़ रहा हूं, उसके भी शॉर्ट नोट अलग, इसके भी शॉर्ट नोट अलग, और दोनों टाइम पे हो नहीं पाएगी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बिल्कुल आगे जाए। बात समझ में आया? क्लास के अंदर अब बस इंपॉर्टेंट क्या चीज है जो अपनी क्लास का अलग से हाईलाइट होगा, वो ये है, अपनी क्लास में डेली बेसिस पे होगी क्या, ये यूएसपी है। आंसर राइटिंग ही जिताएगी तुम्हें, आंसर राइटिंग तुम्हारे लिए बेनिफिट में, मेरे लिए दुर्गति है। मुझे हर बच्चे के आंसर चेक करने हैं, और आंसर राइटिंग के एक्स्ट्रा कोर्सेज होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, ये इसी ऑप्शन में आएगा। बाकी ऑप्शन में टाइम टू टाइम होता है नहीं होता है, नो वन नोस, अपने यहाँ ये होगा। और फर्स्ट वीक से ही अपन स्टार्ट करेंगे क्या, आंसर, और अपना पहला वाला आंसर संभाल के रखना और अपना आखिरी वाला आंसर संभाल के रखना। तुम खुद ही देख लोगे तुम कहां से कहां पहुंच गए। मेरे पुराने वाले बच्चों की भी दिखाऊंगा इसके अंदर, जो मैंने जुलाई में बैच स्टार्ट किया, पता ही नहीं क्या लिख रहे हैं, लास्ट में आता है बिल्कुल यूं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। अब बार बार उसकी प्रैक्टिस, और उस दिन जाके आपको क्या ही लिखना है, सिर्फ आंसर। खुद तो जाओगे नहीं जो प्यारी बोली शक्ल लिख के नंबर दे देंगे, आंसर राइटिंग है होगी बार बार, आपकी बराबर हैंड होल्डिंग होगी हर एक बच्चे की अलग से, भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हारा ये वीक है, तुम्हारा ये वीक है। इसके अंदर अलग से मैं क्या करवाऊंगा, आप लोगों के सेपरेट एनसीईआरटी के भी नोट्स बनवा डालूंगा तुरंत, साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स के भी रिलेट करते हुए। सबसे लास्ट चीज में क्या है, वही जो चीज यहां पे लिख दी। अब अपनी क्लास में अगर आओगे तो उसके संग कोई 2-3 चीजें जो जरूरी हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक सबसे जरूरी चीज क्या है, एटलस। एक बार में एटलस देखोगे और बिल्कुल सारी की सारी चीजें आपको रिलेट होती जाएगी। बेटा 2 मिनट रुक जाओ, शोर मत करो, बैठ जाओ। लास्ट में क्या है, लूज शीट्स। लूज शीट्स का क्या मतलब होता है, आपको स्पाइरल कॉपी लेके नहीं आनी। आपने देख लिया पेपर 1 का और पेपर 2 का दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट क्या है, मैच। तो जब अपन पेपर 1 करेंगे तभी हाथ हाथ क्या करते जाएंगे, पेपर 2, वहां से वो शीट निकाली, फिर पेपर 1 के शॉर्ट नोट्स अलग बना ली, पेपर 2 के शॉर्ट नोट्स अलग बना ली। और लास्ट चीज क्या लिखा है लास्ट में, डेली। क्योंकि क्लास इतने डायनेमिज्म में चलेगी, अगर आज कोई टॉपिक छूट गया तो कल समझने में उसको क्या आएगा, इशू। इसको करो बस 6-7 महीने और कहानी खत्म और गेम ओवर। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो वो पूछो। और आज बस एक छोटा सा काम करना, पुराने टेस्टिमोनियल जाके देख लेना, क्योंकि जैसे मैंने पास्ट में लास्ट में चाणक्य में पढ़ाया था, ठीक है। यहां देखो, वहां पे जो भी कुछ भी रिव्यूज हैं, अलग ही हाईलाइट में यही आ रहा है क्या। आज तो घर जाके देख लेना, पास्ट वाले में जाके देख के, और खुद देख लेना कि उसके अंदर फीडबैक क्या था और क्या नहीं था। ये कोई पेड फीडबैक नहीं होता है, किसका फीडबैक होता है, सिर्फ वो सिर्फ स्टूडेंट्स का।
आप लोगों को इसी एक सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। यूपीएससी में कोई अगर एक ही सब्जेक्ट होता है जो एस दिलाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल ही होता है और कुछ नहीं। और ऑप्शनल की आपने ब्यूटी देख ली। बात समझ में आया? इसका अपन अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। शुरू में इसको एक इस वीक तो थोड़े रखेंगे रेगुलर, फिर इसको हल्का से शुरू वाले फर्स्ट मंथ में रखेंगे ऑल्टरनेटिव, ताकि लोड नहीं आए। एक दिन पढ़ेंगे, अगले दिन क्या करेंगे, रिवाइज और आंसर राइटिंग। मोमेंटम आ जाएगा, फिर एक महीने बाद से फिर क्लासेस को क्या करेंगे, रेगुलर। तुम्हारा ये ज्योग्राफी वाला जो माइनर जो भी टॉपिक था, मैक्सिमम 60% सिलेबस कवरेज किसका हो रहा है, यूपीएससी का। तो 60% ही उसका हो रहा है, तो बाकी और एग्जाम्स का तो और ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत नहीं। बस ये इस एक सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो अकेला सब्जेक्ट ही कितने नंबर का है, 500। फ्यूचर में अगर कोई पेपर देने का मन करेगा आरएस का, तो आरएस तो होता ही टोटल 800 नंबर का, उसमें से लैंग्वेज ही हटा लो। लैंग्वेज कितने नंबर का होता है, 200। वो बचा ही कितने का, 600 नंबर का पेपर है। वो 600 का है, तो यहाँ तो एक सब्जेक्ट ही है जो कितने नंबर का है, 500। इस एक सब्जेक्ट पे अगर काम कर लिया तो बाकी जगह एज मिलेगा। कल अपन मिलेंगे, कल अपन साथ में क्या लेके आएंगे, एटलस, और क्या लेके आएंगे, लू शीट। अटेंडेंस शुरुआत से रखेंगे। शुरुआत में इसको रखेंगे अभी ऑल्टरनेटिव, क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत क्या करते जाएंगे उसके साथ में आंसर राइटिंग, फिर धीमे धीमे मोमेंटम बढ़ाएंगे। ठीक है, आज ही ग्रुप बना लूंगा एक धीमे धीमे, और उस ग्रुप पे भी इंफॉर्मेशन डालना स्टार्ट कर। कोई डाउट है, क्वेरी है किसी को? स्पाइरल बना लोगे तो फिर वो बाद में फाड़ने का कुछ इशू है, एक बार शुरू में बना लेना, बाद में उसको कट करवा लेना। दुकान वाले भी आजकल स्पाइरल एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, लूज शीट का मतलब ये था कि अपन दोनों को क्या करते चलेंगे, लिंक। तो कल को कोई एक नया टॉपिक उसमें से निकालना है, फिर एक नया टॉपिक उसमें डालना है, तो आसानी हो जाएगी। संभालने में स्पाइरल ले लेना, बाद में उसका वापस रीअरेंज कर लेना। ठीक है, तो कल यही टाइमिंग रहेगी, यही क्लास रहेगी। पर जो फर्स्ट वाला जो मैंने स्लाइड आपको दिखाया था, ये वाला, इसको जरूर जाना और अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ में जरूर शेयर करना, और वो कहना कि लाइफ की वो एक डिसीजन मेकिंग है। वही श्री राम वाली कहानी सुनाई थी, जो बच्चे लेट आ गए कोई बात नहीं, वो लाइव लिंक में जाके देख लेना, वो एरर करने से बचना। बात समझ में आया? थैंक यू क्लास।